कोड में प्राचीन इतिहास में आज हमारा होगा पहला क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट पर थोड़ा-सा फोकस करते हैं। पहला पॉइंट ये कि आप लोग अपना नोट्स नहीं बनाएँगे, यानी अलग से इसमें कोई पॉइंट आप लिखेंगे नहीं। अपने एप्लीकेशन में आप लोग जाइए जहाँ पे आपने कोर्स परचेज़ किया हुआ है, तो वहाँ उस ऐप में लिखा हुआ होगा क्लास नोट पीडीएफ, ठीक है? आपके ऐप में लिखा होगा क्लास नोट्स पीडीएफ। आप काम करना कि वहाँ पे जाना और वहाँ से ये वाला पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको इस वाले क्लास का प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है? और जो पॉइंट मैं आपको क्लास में बताऊँगा कि भाई ये वाला पॉइंट आपको याद कर लेना है, उस पॉइंट को ही आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, पहला। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपके पास जिस भी एग्ज़ाम का अगर आपके पास कोई बुक है साथ ही और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको सॉल्व करिए। एक बार आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, चाहे आपके पास पूर्वावलोकन होगा, चाहे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। डेली आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 घंटे आप क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करिए और वहाँ पे अगर पाषाण काल से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, कोई ऐसा प्रश्न आता है जो लगेगा कि आपको नहीं, इस नोट्स में वो बात नहीं लिखी गई है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने नोट्स में जो ये खाली स्पेस आपको दिख रहे होंगे, बगल में जो स्पेस दिख रहा होगा या नीचे ऊपर कहीं भी, उसको आप रेड पेन से लिख लेना, ठीक है? अपने ही नोट्स को आप अपडेट करना मल्टीपल टाइम। बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास और देखते हैं कि पाषाण काल से हमसे कैसे सवाल बन सकते हैं और एग्जामिनर हमसे यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे अगर देखा जाए कि यहाँ से प्रश्नों की पूछने की अगर प्रायिकता को हम लोग ध्यान में रखें, तो ये मान के चलिएगा कि यहाँ से 90% ऐसा चांस होता है कि सवाल जल्दी नहीं बनता है। 1-2% ऐसे भी हैं कि कुछ सवाल बन जाते हैं। तो ये मान के चलेंगे कि बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला ये चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको स्किप करके आगे बढ़ना भी सही नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं कि आखिर में इसका नाम पाषाण का समय यानी पाषाण काल क्यों पड़ा। आप लोग जानते होंगे कि यार अगर हमें किसी चीज़ की हिस्ट्री को जानना है, तो हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं? मान लीजिए कि कुछ दिन पहले की चीज़ को जानना है, तो वर्तमान समय में आप कैसे जानोगे? तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग अभी कुछ दिन की घटना अगर पढ़ते हैं, तो हम बुक को पढ़ते हैं और बुक में बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि हमें अगर करंट अफेयर की बुक मिल जाए, तो हम जो समसामयिक यानी पिछले 1-2 वर्ष की बातें हैं, वो जान पाएँगे। ये बात तो हम लोग ऐसे जान लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमें किसी समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी हो, कोई एक पूरा बहुत लंबे समय के बारे में जानना हो, तो कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए ना जानने के लिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए कोई ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। हम और आप सभी लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में मानव ने ज़ाहिर-सी बात है धरती पर जन्म लिया होगा, है ना? इसका प्रादुर्भाव हुआ होगा। अब ये मत पूछिएगा सर कैसे इसका जन्म हुआ ये आगे बढ़ाइए, नहीं वो सब हमारा काम नहीं है। हमें एग्ज़ाम निकालना है तो ये मान के चलिए कि मानव ने जन्म ले लिया। तो जब मानव ने जन्म लिया तो ज़ाहिर-सी बात है कि मानव को अब क्या लगेगी, कुछ ही समय बाद इसको लगने वाली है साथी भूख। तो मानव खाने के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो स्टार्टिंग में मानव ने क्या किया भाई तुरंत तो ये जो हम लोग चावल, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं ये सब बनेगा नहीं, नहीं। तो मानव ने क्या किया भूख को मिटाने के लिए स्टार्टिंग में कलेक्ट करने की कोशिश किया यार मैं किस चीज़ को कैसे खाऊँ? तो स्टार्टिंग में तो इन लोगों ने क्या किया आखेट किया, ठीक है? आखेट ये लोग करते हैं किसका? जानवरों का आखेट करेंगे और फल-फूल वगैरह खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर अगर आप कुछ दिन तक रह जाते हो, वहाँ के सारे जानवरों को आप मार के खा लोगे, तो कोई जानवर वहाँ बचेगा नहीं। तो अगले दिन तो आपको भूखा सोना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया ना स्टार्टिंग में तो इन लोगों ने आखेट किया, लेकिन थोड़ा टाइम जब पीरियड बीत गया, इन्हें लगा कि यार सुबह होती है फिर वही काम होता है, यानी रात हुई सुबह हुई फिर भूख लगेगी। तो इन लोगों ने क्या किया आखेट के साथ जो खाद्य पदार्थ हुआ करते हैं, जैसे मान के चलिए मांस ही हो गया या फल-फ्रूट हो गया, उसको ये लोग कलेक्ट करने लगे, इकट्ठा करने लगे। तो कहा जाता है कि स्टार्टिंग में ये लोग आखेटक के साथ-साथ खाद्य संग्राहक हुआ करते हैं। संग्रह से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना ही संग्रह कहलाता है। इस कारण से जो हमारे आदिम मानव हुआ करते हैं, वो आखेटक हैं और खाद्य के संग्राहक भी हैं। मतलब वो खाद्य संग्राहक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। प्रकृति का नियम है, अगर आपने खाना खा लिया, ठीक है, अगर आपने फूड को एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब आपको लगेगी प्यास, कुछ ही समय बाद आपको प्यास लगनी तय है। ये रूल ऑफ नेचर है और नेचर क्या अगर आप पानी नहीं पीते हैं, तो हालाँकि आप जानते हैं पानी में कोई विटामिन, कोई कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वह एक विलायक के रूप में आप ये मान के चलिए, एक कैटालाइट के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जब हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पानी जो है वो हमें हेल्प करता है। फिलहाल में इतना जानिए कि अगर आपने कुछ खा लिया है तो आपको पानी पीने की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है कि उस समय पानी ऐसे मिनरल वाटर, आज के समय में आप देखते होंगे कि बिसलरी वाले ऊंट को पानी पिला देते हैं रेगिस्तान में, पर उस समय तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट कुछ था नहीं। तो ये लोग वाटर की तलाश में जाहिर सी बात है और आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग मेनली कहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पे रिवर्स फ्लो हो रही है, यानी नदियां जहाँ पे बह रही है। तो भारत तो एकमात्र ऐसा देश आप देख ही रहे हैं जहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी नदियां बही हुई हैं। मतलब एकमात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारी नदियां बही हुई हैं। आप ये बात तो जानते होंगे, अगर हम लोग नदियों का सीक्वेंस देखें, थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करें, तो नदियां हमें कहाँ मिलती हैं। तो आप कहोगे सर नदियां तो ऐसे भारत में कूट कूट के है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखा जाए तो बेसिकली हम लोग पाते हैं कि यहाँ से ऐसे निकल के आती है साथी, और एक नदी निकलती है सिंधु नदी। ये पंचनद है, इसमें सतलज, रावी, चिनाब, ये सारी नदियां मिली हुई हैं साथी। साथ साथ आप कहोगे सर यहीं पर हम अगर देखेंगे तो बेसिकली हमें यहाँ पे गंगा नदी और यहीं के साथ साथ में हमें यमुना नदी भी देखने को मिलती है। नो डाउट कि दक्षिण भारत में भी हमारी नदियां थी, है ना। दक्षिण भारत में भी तो नदियां हैं। आप कहोगे हाँ सर बहुत सारी नदियां हमारे दक्षिण भारत में भी हैं, ठीक है। तो लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ऐसी जगहों पर रहना पसंद करेंगे जहां पर वाटर की सुविधा इन्हें मिल जाए, पानी की सुविधा मिल जाए। तो स्टार्टिंग में लोगों ने पानी की तरफ बढ़ने की कोशिश तो की, और उनको एक बात और समझ में आ गया कि यार पानी हम ही को नहीं, जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है। तो वहां पे जानवर भी आते थे, तो ये लोग इजिली उनका शिकार भी कर पाते थे और पानी पी करके अपना जीवन यापन भी करते रहते थे। लेकिन प्रकृति का एक और नियम है, क्या, समय रहते अगर आप नहीं छिपते तो आपके ऊपर बारिश, ओले भी पड़ सकते थे। तो स्टार्टिंग में लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार मैं ताज होटल बनाऊं या बहुत अच्छा सा कमरा बनाऊं। तो स्टार्टिंग में भाई ये लोग कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, कोई तरीका है रहने के लिए, कुछ जगह है इनको रहने के लिए। हाँ, दो चीजें याद रखेंगे। एक शब्द होता है साथी कंदरा, आपने सुना होगा ना कंदरा शब्द, नहीं सुना होगा तो ऐसे समझिएगा। जैसे अगर आप, हम और आप कभी गलती से पहाड़ वगैरह पर घूमने जाएं, तो हम पाते हैं कि मान लीजिए ऐसा कोई पहाड़ उठा है और उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है साथी, और वहां पे इसी को हम बोलते हैं साथी कंदरा। ऐसे ही नदियों का होता है साथी कागार। मान लीजिए कोई बड़ी नदी है और वो नदी उठ के गई है, तो ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे स्पेस बना दी, उसको हम बोलते हैं नदी का कागार, है ना। किनारा भी लोग इसको कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया, यार इन लोगों को रहने के लिए तो घर वर मिल नहीं रहा है, तो अभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रहना सीख रहे हैं बेचारे। तो ये लोग क्या किए, पहाड़ों की कंदराओं, गुफाओं में रहने लगे साथी। आज के समय में हम उसे गुफा कहते हैं, पहले तो इसको कंदरा बोलते थे, ठीक है। तो लोग वहां पे रहने लगे। अभी इनको समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि यार 5-6 लोग मिलके रह जाए तो फिर मजा आ जाए। लेकिन कंदराओं में जब रहना स्टार्ट किए तो धीरे धीरे लोगों का ग्रुपिंग बन गया। ग्रुपिंग बनने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि सुरक्षा के लिए ग्रुपिंग बना, कुछ लोग बोलते हैं कि अपना ही, इनका अपना एक भाषा बोली बन गया, इकट्ठा हो गए। एनीवे क्यों हुए वो सब हम लोग नहीं जानेंगे और ना ही जानना है हमें। बस इतना जानना है कि लोग कंदराओं में रहना स्टार्ट कर दिए, है ना। अब सुने जरा इस बात को, हम मानव का एक गुण होता है। क्या गुण होता है, हम लोग जहां भी रहते हैं ना, अगर कुछ दिन रह जाए तो वहां पे प्लस माइनस का डिजाइन जरूर बना देते हैं। तो इन लोगों ने भी कुछ पीछे नहीं छोड़ा। आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, तो ये लोग क्या किए जानते हैं, भीमबेटका की दीवार जो थी, ठीक है, वहां पे जो भीमबेटका लोकेशन है साथी, वहां पे कई सारी पहाड़ियां पाई गई हैं और उन पहाड़ियां में गुफाएं पाए गए हैं, है ना। तो ये लोग उस गुफा में रहते थे, बस क्या पूछना था। अगर ये लोग भालू देखें तो बस भालू का चित्र बना देंगे, अगर ये लोग हिरन देखें तो हिरन का चित्र बना देंगे, अगर ये लोग दौड़ रहे हैं तो दौड़ने का चित्र बना देंगे। कहने का मतलब ये लोग साथी, यहाँ पे जो भी गुफाएं मिली हैं, जो भी पहाड़ मिली हैं, उनके ऊपर, अच्छा दीवार के ऊपर आप एक जानते हैं एक शब्द होता है साथी, भित्ति शब्द। अच्छा पहले आप लोग अगर पढ़े होंगे थोड़ा गाँव में, अगर आप बिलोंग करते होंगे तो बोलते थे ना भित्ति। तो अब चूंकि पाषाण के ऊपर यानी पहाड़ की गुफा में अगर आप देखेंगे तो भित्ति थी, और इसी भित्ति पर इन लोगों ने चित्र बनाए, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं। समझ रहे ना बात को, कि पहाड़ की भित्तियों पर ये लोग चित्र बनाए, इसलिए भित्ति चित्र बनाए। अब जरा सा कल्पना करिएगा, अगर मैं आपको कुछ सिचुएशन दे दूं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि पूरा एक गांव है, सपोज करिए मैं एक चित्र बना रहा हूं, ये मैंने चित्र बना दिया, है ना, और मैंने यहाँ पे तालाब बना दिया और मैंने इस तालाब के अंदर कमल का फूल खिला दिया, सपोज करिएगा इस बात को। फिर मैं यहाँ पे गाड़ी बना दिया और इसको 2 बैल खींच रहे हैं साथी, है ना,
और इस गाड़ी पर हमने यहाँ से जो फूल कमल का रखा है वो हम यहाँ पे लाद रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चित्र से क्या अंदाजा लगाएंगे? आप कहो कि सर कुछ ना कुछ जरूर होता रहा होगा इन फूलों का, यानी इन फूलों को उपजाया जाता था और इन फूलों को जो है आगे जाकर के इनको एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कहीं ना कहीं इनको बेचा जाता था। तो ये आपने कैसे बता दिया? आपने इस चित्र को देख करके उस समय की स्थिति को बता दिया। कितनी मजे की बात है ना कि हम लोग चित्रकला से बता सकते हैं कि उस समय का समाज या उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की संस्कृति कैसी रही होगी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इतिहासकारों को कोई चित्र मिल जाए, कोई पेंटिंग मिल जाए, तो इतिहासकार उस समय की स्थिति के बारे में कल्पना कर सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि उस समय की समाज कैसे थे, उस समय की संस्कृति कैसी थी, उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, वो सब हमें ये चित्र बता सकता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें चित्र भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है उस समय के समाज को बताने के लिए। आज जैसे आज के समय में आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो चुनाव हो रहा है बिहार में, तो कमेंट आ रहा है कि खेसारी लाल यादव एक गायक हैं, गायक के यहाँ नचनिया को वोट दे दिया गया। तो इट मीन्स कि गाना गाने से उनकी पूरी समाज, पूरी तत्व, पूरी जो भी चीजें हैं उस पर पूरा आरोप लग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गाना भी उस कालखंड को जानने की जानकारी का स्रोत हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है। चलो ये तो हो गया, इतिहासकारों को अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो इतिहासकार जान सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरा पाषाण काल की, या फिर कहा जाए कि पाषाण काल के बारे में जानने के लिए भित्ति चित्र भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चलिए ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जानने की कोशिश करते हैं। क्या अब चूंकि इतिहासकार इतिहास को बांटना चाहते थे, जानना चाहते थे, तो एक किसी भी चीज को अगर वर्तमान समय में देखा जाए, खास करके इतिहास को अगर हमें बांटना है तो हम इसको एक बहुत बड़े पैमाने से देख सकते हैं। वह है साथी कि मानव की सभ्यता को लेकर के, मानव की संस्कृति के विकास क्रम को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें पता चल जाएगा कि इतिहास कैसे हुआ। तो हमारे इतिहासकारों ने क्या किया, मानव की सभ्यता के आधार पे कि यह कैसे कैसे विकसित हुए, इसके आधार पे हमारे इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। एक को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, एक को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक, एक को हम बोलते हैं साथ ही ऐतिहासिक काल। तीनों में अंतर क्या होता है, जरा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इतिहासकारों ने कहा कि यार देखो, बात ऐसा है कि उस समय की कल्पना करिए जब लोग कुछ लिखना नहीं जान रहे हैं और हमें जानकारी इकट्ठा करनी है लोगों के बारे में, हमें जानना है कुछ ना कुछ लोगों के बारे में। तो हम कैसे जानेंगे? उन लोगों के बारे में कैसे जानें जिन्होंने अपने पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं है का मतलब कि अपना खुद का कुछ इतिहास नहीं लिखा, ना तो कुछ किए। तो ऐसे लोग के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे? तो कुछ इतिहासकारों ने कहा यार देखो, जानना तो पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं कि उस समय जब लिखने की कोई कला नहीं थी, लोग लिख नहीं पाते थे, ठीक है, तो उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोल देते हैं, यानी हम उसे प्राग ऐतिहासिक काल बोल देते हैं। एग्जामिनर कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि भैया बताओ कि जब लेखन कला का ज्ञान नहीं था उस समय को क्या बोलते हैं। तो इसको कई तरीके से एग्जामिनर घुमा पाएगा, कई तरीके से पूछेगा, आपको बताना होगा। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि लिखने वाला कुछ मिला नहीं हमें, ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं जिस पर लिखा हो कि भाई इस समय हम लोग ऐसे रहते थे, जींस का पैंट पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, ऐसा कुछ तो मिला नहीं। तो अब हम उनके बारे में और कैसे जानें? कोई है, कोई रास्ता है? तो इतिहासकारों ने ढूंढना स्टार्ट किया, कैसे जान पाएंगे उनके बारे में। तो उन्होंने सोचा कि चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन लोगों की जो रहन सहन खान पान के सिस्टम थी वो बता देगी हमें कि ये लोग कैसे रहते होंगे और कैसे खाते होंगे। तो स्टार्टिंग में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, यानी इतिहासकारों ने क्या किया कि जो औजार हैं इस कहा कि यार इन औजारों को कलेक्ट करो और ये औजार बताएंगे कि लोगों का विकास कैसे कैसे हुआ। तो कहा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोतों में उस समय के जो पत्थर के औजार थे और गुफाओं पे जो चित्र मिले हैं, जो उस समय की हड्डियां मिली हैं, जो उस समय की मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, वो सब एक पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में काम करेंगे। अब कहो सर पुरातात्विक साक्ष्य क्या चीज होता है? होता ये है कि जो ये सारी चीजें होती हैं, जैसे एक होता है साहित्यिक स्रोत होता है साथी, है ना।
साहित्यिक स्रोत का मतलब ये हो गया कि वो साहित्य हो, और साहित्य का मतलब कि बातें लिखी गई हों, और जो बातें नहीं लिखी गई हों वो सब हमारा पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, जो उस समय की स्थिति परिस्थिति का वर्णन करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो समझने की कोशिश करिएगा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा साथी कि भारत में अगर आप देखेंगे तो समय याद रखिएगा 1842, इस पॉइंट को आप अपने पेपर में इम्पोर्टेंट लगा लो या ऐसे टिक लगा लो। भारत में एक अंग्रेज व्यक्ति हुआ करते थे डॉक्टर प्राइमरोज। इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में जिला है कर्नाटक, और कर्नाटक में है साथी रायचूर नाम का एक जिला। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है लिंगसुगुर। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने प्रागैतिहासिक औजार की खोज की है। अब देखिए एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे पहले प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की गई है। तो वो लोकेशन है साथी कहाँ पे, कर्नाटक, और कर्नाटक में लिंगसूर जगह है, रायचूर है। कब किया गया, 1842 में, और किसने किया, डॉक्टर प्राइमरोज। तो इनका नाम हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है साथी, है ना। अब सुनिए, जब 1842 में प्राइमरोज साहब ने ऐसा किया तो लोगों में तो तहलका मच गया, खास करके अंग्रेजों में, क्योंकि अब ये डरने लगे कि यार कहीं ऐसा कुछ यहाँ पे ना मिल जाए जिससे हमारी जो संस्कृति सभ्यता है ब्रिटेन की वो बहुत पीछे चली जाए। फिर क्या था, एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है ब्रिटेन की, भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद, ये दोनों हैं। थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा, इन जन का नाम है साथी रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये क्या थे, ये सवाल भी हमसे कई बार पेपर में पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट साहब ये तो पुरातत्वविद हैं, ठीक है, और साथ साथ ब्रिटेन की भूवैज्ञानिक भी है। ठीक है, ये हमारे रॉबर्ट ब्रूस फूट साहब हैं। इन्होंने स्टार्ट कर दिया 1863 में, यानी 1863 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया भारत में जो पाषाण कालीन बस्तियां हैं उनकी अन्वेषण करने की। अन्वेषण मतलब साथी खोज, खुदाई करने की। इन्होंने शुरुआत कर दिया कि यार कहाँ कहाँ पे ऐसी बस्तियां मिल रही हैं, चलिए चेक करते हैं। अब सोचिएगा ये घटना है साथी 1863, 1863 की, है ना, जब रॉबर्ट ब्रूस फूट साहब भारत में अन्वेषण कर रहे हैं उन स्थलों की जो कि पाषाण कालीन स्थल है। फिर क्या था, आगे चल के जब समय बीतता गया साथी तो हमारे यहाँ 1950 में 1950 जब हमारा देश आजाद हो गया है, इन्होंने, एक व्यक्ति है साथी स्टुअर्ट पिगट, जिन्हें हम पिगट महोदय के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारा नाम मत बता देना, नहीं, किसका नाम बताओगे, स्टुअर्ट पिगट। मान लीजिए एग्जामिनर चाहता है कि नहीं हम और कुछ जानना चाहते हैं और आपसे पूछे कि प्री हिस्टोरिक इंडिया कब लिखा गया, तो आपका जवाब होगा 1950 में। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न पूछे कि भारत में पाषाण कालीन बस्तियों की अन्वेषण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो किसका नाम लेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फूट का। और अगर एग्जामिनर ये पूछे कि भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका जवाब होगा 1863, 1863। तो आपने देखा इतनी सारी बातें हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट हमें याद करना है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है, पर याद इतना रखिएगा, नॉर्मली कोई पूछेगा तो उसको बता दीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब सुनिएगा, इतिहासकार जब धीरे धीरे रिसर्च करते गए साथी, 1963 में जब ये लोग रिसर्च करते गए तो इन लोगों ने पाया कि यार, अच्छा आप सोचिए कि रिसर्च कैसे कर रहे होंगे और कैसी चीजें मिल रही होंगी। चलिए हम आपको वो समझाते हैं। जब भी मान लीजिए कि आप इतिहासकार हो और आपको किसी भी जगह का खुदाई करना है, तो हम खुदाई दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है खुदाई की सीधे करते चले जाएं, खूब 500 किलोमीटर तक खुदाई कर दें, ठीक है साथी, ऐसे कर सकते हैं। एक खुदाई ये होता है कि मान लीजिए 50 किलोमीटर तक खुदाई किए ऊपर तक, ठीक है, और फिर इसी के बाद नीचे तक ऊर्ध्वाधर ऐसे किए और फिर से नीचे की तरफ 40 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर नीचे तक भी खुदाई किए। ठीक है, तो ये खुदाई दो तरह से होती है। मान लीजिए तो सीधा खुदाई हो गया, मान लीजिए जब किसी बस्ती वगैरह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है कि यहाँ पे बस्ती कैसे थी, तो बस्ती के लिए ये वाली खुदाई की जाती है साथी, है ना। अब देखिए, आप और हम दोनों लोग जानते हैं, हमारे यहाँ, आपके यहाँ, आप लोग जानते हैं, अगर आपका द्वार होगा, द्वार मतलब जानते हैं घर है,
तो घर के सामने जो दुआरा जिसको बोलते हैं वो है, वहां पे आप अगर देखेंगे तो मिट्टी के बहुत सारे ढेर इकट्ठा हो गए होंगे। बारिश आता होगा तो मिट्टी का परत दर परत उठता जाता होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि मिट्टी के ऊपर का जो परत होगा वो साथी नवीनतम होगा, यानी नया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम मिट्टी के नीचे जाते हैं और हमें नीचे का जो परत दिखाई देने लगता है, वह परत कैसा होने लगता है साथी? वह होता है पुराना, है ना। तो इतिहासकार जब खुदाई करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ऊपर तो जो उन्हें मिला वो नवीनतम है, नया मिल गया। लेकिन फिर वो देखते हैं दूसरा परत जब वो खोद रहे हैं तो कुछ उसमें चेंजेस मिल रहा है। तीसरा परत खोद रहे हैं तो उसमें चेंजेस मिल रहा है साथी। और ये चेंज किसमें देखने को मिला? तो वह चेंज इन्हें मिला जो उस समय के साथी औजार थे, ठीक है, औजार थे। इन औजारों में साथी वहां पे ज्यादातर परिवर्तन देखने को मिलने लगा। अब इस औजार, और औजार किसके थे? आज के समय AK-47 या फिर ब्रह्मोस मिसाइल नहीं। ये जो औजार थे साथी, ये पाषाण के थे, यानी पत्थरों के हुआ करते हैं। अब देखिए रोचक बात यह है कि पाषाण के औजार ये अपना रूप बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए समझिए, मान लीजिए कि आपके बाबा सपोज दैट अगर होते हैं तो ठीक है, अगर उनसे कहा जाता कि भाई एक काम करिए, धान की रुपाई करनी है, इस समय धान कट गया आ गया, तो बाबा से आपसे पूछेगा कि बाबा जब आप किस समय में थी तो धान को घर तक कैसे लाया जाता था? तो कहेंगे यार देखो ऐसा होता था, हम लोग जाते थे और इसको काट के बढ़िया से धान को रखते थे, और उसके बाद बैल, उस टाइम बैल बने ऑक्स बैल, ठीक है, उससे बढ़िया इसको दाया जाता था। दाया जाना का मतलब एक एक दाने को अलग किया जाता था। फिर उसके बाद इसको हम लोग उसाते थे, किसान लोग है ना, उसाते थे, और उसाने के बाद 3 4 5 दिन की 6 दिन की प्रक्रिया के बाद वो हमारे घर पे आता था। धान तो आज भी वही है, लेकिन क्या 6 दिन लगता है क्या? नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ कि 1 2 जनरेशन जब बीत गया तो ये बैलों की कहानी हो गई खत्म, और यहाँ पे साथ ही आ गया ट्रैक्टर। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, आज से आप 15 साल पीछे जाओ या 17 साल पीछे जाओ, तो आप पाओगे कि ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पे धान की रुपाई हो रही है। लेकिन अब समय क्या आ गया, अब आप देखोगे कि यदा कदा ही कहीं कहीं हमें बागीचे वगैरह में धान की रुपाई होते हुए नजर आएगी। अब तो डायरेक्ट हम जानते हैं हार्वेस्टिंग की मशीन यानी कंबाइन आ चुकी है, जिसके माध्यम से धान की रुपाई हो जाती है। प्रोसेस वही था साथी, मामला किसका था? धान का था। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसको हम बोलते हैं साथी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, यानी तकनीकी का विकास हुआ। ठीक है, आपने एक नया शब्द बनाया तकनीक, तो आज तो आप इसे कह देते हैं कि तकनीकी का विकास हुआ। और इस तकनीकी का विकास तभी संभव हो पाया जब इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी का गुण आया साथी। अभियांत्रिकी क्या चीज होता है, जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी नई चीज को बनाते हैं, जब भी कुछ हम नया करने की कोशिश करेंगे, तो बोलते हैं कि यार इंजीनियरिंग कर रहे हो, है ना। मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ कुछ डिश टीवी वगैरह बिगड़ा हुआ है और आपको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन आप उसको फिर से स्क्रू ड्राइवर लेकर खोलने गए, तो जाहिर सी बात है घर वाले आपको डांटेंगे, कहेंगे ज्यादा इंजीनियर न बना, है ना। ये शब्द है, इसका सिंपल सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी से सीधा संबंध साथी अभियांत्रिकी का है। उस समय हम कह सकते हैं इस बात को कि लोगों ने अगर पाषाण में, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये इस तरह से पाषाण का उपकरण है ऐसे करके स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आपके पास थोड़ा सा अभियांत्रिकी का कौशल आया, थोड़ी सी इंजीनियरिंग आपके दिमाग में आई, आपने क्या किया, यही पाषाण है, यही प्रस्तर है साथी, लेकिन समय रहते हुए आपने क्या किया, इस पत्थर में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, और ये पत्थर आपने कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है, इतना भारी बना दिया। फिर आपके समझ में आया यार एक काम कर सकते हैं, हम इसी पत्थर को थोड़ा सा अगर छोटा बनाते हैं, और छोटा बनाने के साथ थोड़ा सा शार्पन बनाते हैं। खतरा, अब आप बताइए तीनों में से खतरनाक सबसे ज्यादा कौन होगा? तो बंदूक की गोली आप जानते हैं छोटी ही होती है, लेकिन बहुत काम करती है। तो आपको सर ये वाला जो छोटा वाला सिस्टम बनाना, इसमें ज्यादा दिमाग लगा होगा, ज्यादा अभियांत्रिकी काम की होगी। फिर इसके बाद ये सेकेंड जनरेशन का अपना मान के चलिए, ठीक है, और ये आप मान के चलिए फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, ऐसा। अब आपने देखा, आपने प्रयास किया कि ये जब आपने फर्स्ट जनरेशन वाला अपना मिसाइल चलाया किसी जानवर के ऊपर, सपोज करिएगा कि ये साथी हाथी है, सपोज करिएगा ये हाथी है, आपने फर्स्ट जनरेशन वाला अपना मिसाइल चलाया, हाथी के ऊपर लगा, लेकिन हाथी को फर्क नहीं हुआ, और ये आई आपके पास, और फिर उसके बाद क्या होगा आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो आपका फर्स्ट जनरेशन का मिसाइल हाथी के ऊपर नहीं चला,
तो अब हम कह सकते हैं कि दोबारा अगर आप जिंदा बच गए तो क्या आप अपने फर्स्ट जनरेशन वाले मिसाइल का प्रयोग हाथी पर करना चाहेंगे? तो आप कहोगे नहीं सर। जो लोग देखेंगे वो समझ जाएंगे कि ये जो फर्स्ट जनरेशन का मिसाइल है ये हाथी पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ समय बीतता गया साथी और सेकेंड जनरेशन की मिसाइल लॉन्च हो गई और सेकेंड जनरेशन की मिसाइल से जब हाथी के ऊपर प्रहार किया गया तो हाथी को जख्म हुआ, यानी इसको घाव लगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुई कि सेकेंड जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन में जो एलिमेंट इस्तेमाल हुआ, यानी अगर कहा जाए कि जो पाषाण इस्तेमाल हुआ साथी, ठीक है, वो थोड़ा सा क्वालिटी वाला नहीं था और ये टूट गया। ठीक है, लेकिन हम सेकेंड जनरेशन में जो क्वालिटी जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो मटेरियल भी अलग है और उसकी अभियांत्रिकी भी अलग है, उसको बनाने का तरीका भी अलग है। समझ रहे हैं बात को? तो ये इसके मटेरियल भी अलग हो गए और इसको बनाने का तरीका भी अलग हो गया, तो ये थोड़ा सा इनके लिए घातक हुआ। और थर्ड का जो ये बना ये तो पूरी तरह से अलग है साथी। तो हमारे इतिहासकारों ने भी क्या किया, पाषाण के जो औजार हैं इन औजारों के आधार पे जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था इसे 3 बांटों में बांट दिया। एक को बोल दिया पुरा पाषाण, एक को बोला मध्य पाषाण, एक को बोला नव पाषाण काल साथी। ठीक है, यानी पाषाण की उपयोगिता और उनके आकार शेप्स वगैरह के आधार पे इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे हम कह सकते हैं पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल साथी, है ना। इतिहासकारों को सुकून नहीं मिला, इन्होंने क्या किया कि जो पुरा पाषाण काल का समय था इसको फिर से 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, पूर्व पुरा पाषाण, मध्य और उच्च पाषाण काल। अब देखिए उस पॉइंट पर चर्चा करें जो हमसे एग्जामिनर पूछेगा। हमसे एग्जामिनर ये पूछता है साथी, पहला क्वेश्चन जो बनाएगा कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जो, या इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण कालीन, ठीक है, चलिए पाषाण कालीन स्थल है, पाषाण कालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक सवाल साथी ऐसा हो गया। तो जब ये बात कहेगा पाषाण कालीन स्थल तो इसका मतलब है कि अब हमें ध्यान रखना होगा कि इनमें तीनों काल, चाहे वो पुरा पाषाण काल का हो, चाहे वो मध्य पाषाण काल का हो, चाहे वो नव पाषाण काल का हो, इन तीनों के बारे में एग्जामिनर हमसे जानना चाहते हैं। बस उसमें नहीं होगा कौन सा, तो आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं होगा ये चीज। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे सवाल पूछेगा तो वो कंफ्यूज कर देगा बच्चों को भी, खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो एग्जामिनर इस प्रश्न को ऐसे पूछेगा, कैसे, देखिए एग्जामिनर कहेगा क्या कि निम्नलिखित में से मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल, अब आप क्लियर कर लिए होंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर ने साफ कर दिया कि यार देखो तुम पुरा पाषाण काल के बारे में जानो, मध्य पाषाण काल के बारे में जानो, नव पाषाण के बारे में जानो, तुम कुछ मत जानो मुझे नहीं मतलब है, लेकिन तुम मध्य पाषाण काल के बारे में मुझे बता दो, ठीक है। अब एग्जामिनर इसके जगह पे पुरा पाषाण कर सकता है, इसके जगह पे नव पाषाण कर सकता है, बस एग्जामिनर हमसे यही शब्द पूछने वाला है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जान कहा जाए तो यहाँ से ये चीज पूछने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि एग्जामिनर थोड़ा सा हैवी आ गया, और हैवी आकर के वो क्या कर दिया, आपसे कह दिया क्या, जरा सा ध्यान से सुनिएगा, उसने कह दिया साथी कि एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपके सामने ही, ठीक है। एग्जामिनर मान लीजिए आपसे ये कह दिया साथी कि सोहन नदी घाटी ने इस तरह से मान के चलेगा कि कह दिया कि पाषाणिक स्थल सोहन नदी घाटी कहाँ पर स्थित है, सोहन नदी घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। बस हो गई विदाई आपकी हमारी, क्योंकि हम लोगों ने तो ये याद किया था कि कौन कौन सा स्थल कहाँ पे है। तो अब हमें यहाँ पे ये वाली पॉइंट को भी फोकस करना है, क्योंकि हमसे एग्जामिनर ये वाली पॉइंट भी पूछेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल,
इन तीनों के जगहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे ताकि हमारा एग्जाम जो है वो टैकल हो जाए साथियों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पाषाण काल में आपने देखा पूर्व पूरा पाषाण, मध्य और उच्च, तो तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले पूर्व पूरा पाषाण काल, और हम लोग देखेंगे कि पूर्व पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिलते हैं, अवशेष का मतलब क्या, वही आप कहोगे सर जो औजार मिलते हैं या जो चित्र उत्र मिलते हैं वो सब कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एक बार जरा से उसका सर्वेक्षण कर लिया जाए फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो पहले किसका किया जा रहा है, पूर्व पूरा पाषाण काल का, क्योंकि पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। देखिए कंफ्यूजन मत बनाइएगा, हमने क्या किया, प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अगेन हमने क्या किया, पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, देखिए साथ ही एक सबसे पहला लोकेशन आता है कश्मीर घाटी। अब ये तो मैप में आपको बताना पड़ेगा क्या कि कश्मीर घाटी कहाँ है, क्योंकि आप जानते हैं साथ ही अभी हाल ही में चर्चा में था कश्मीर घाटी का बहुत लोकेशन, और कश्मीर घाटी तो आप जन्म करते हैं चर्चा में हमेशा रहता है। कश्मीर घाटी में साथी एक नदी बहती है जिसका नाम है लिद्दर नदी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कहाँ पे है लिद्दर नदी, तो उसे बताना यार कश्मीर घाटी में। और लिद्दर नदी के किनारे एक लोकेशन है साथी जिसका नाम है पहलगांव, और पहलगांव से हम लोग हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि अच्छा ये हम लोग जो कुल्हाड़ी चलाते हैं ऐसा कुल्हाड़ी नहीं, लोहे का कुल्हाड़ी नहीं, नहीं पत्थर की कुल्हाड़ी है। ठीक है, वो हम लोग साथी यहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये जो है साथी हाथ की कुल्हाड़ी उस समय पूरा पूरा पाषाण काल की संस्कृति को बताते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा उस समय के उस सभ्यता के यानी पूरा पूरा पाषाण काल के औजार नहीं पाए जाते हैं। क्यों ऐसा, इसलिए साथी क्योंकि वहां पे उस समय बर्फ पड़ रहा है जब ये सारा कांड हो रहा है। तो बहुत ज्यादा, अब आप जानते हैं, आप देखिएगा सारे जितने भी ग्लेशियर हैं वो सब जम्मू कश्मीर एरिया में है, तो उसमें वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रहा था साथी। लेकिन ये बात कहा इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हाथ की कुल्हाड़ी हमें पहलगांव से मिली, जो कि लिद्दर नदी के किनारे स्थित है, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर घाटी में स्थित है। दूसरे लोकेशन की हम बात करेंगे साथी, जो होगा हमारा पोतावर का क्षेत्र। तो आप जानते हैं पोतावर का क्षेत्र कहाँ पे है, चलिए थोड़ा सा मैप में देखेंगे इस तरह से, जो हमारा मैप है भारत का प्यारा भारत महान, तो ये यहाँ पे साथी ये जो हमारा पंजाब और पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र पड़ता है, इसी क्षेत्र को हम पोतावर का क्षेत्र कहते हैं। और उसी पोतावर क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है साथी सोहन नदी, और सोहन नदी के किनारे ही हमें मिलता है हमारा सोहन नदी घाटी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सोहन नदी घाटी। अब सोहन नदी घाटी से क्या सवाल आता है, पहला सवाल ये पूछेगा कि भाई ये बात बताओ, जो सोहन नदी घाटी है इसकी खोज, इसका उत्खनन किसने कराया था। तो बस हम लोग को क्या है, हम लोग बता देते हैं। पहला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि भाई देखो 1928 में यानी 1928 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है डीएन वाडिया। क्या नाम है, डीएन वाडिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डीएन वाडिया ने सोहन नदी घाटी का उत्खनन कराया, खोज किया वहां पर। अब ये है कहाँ सोहन नदी घाटी, तो पोतावर क्षेत्र में साथी स्थित है। ठीक है, और यहाँ से डीएन वाडिया साहब ने पूरा पूरा पाषाण काल के कई सारे उपकरण की खोज की। मजे की बात आपको हम बताएं कि यहाँ से पूरा पाषाण काल के तो अवशेष मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ में मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। ये बात ध्यान रखेंगे कि पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले और साथ साथ में मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले। कितनी मजे की बात है ना। ठीक है, तो सोहन नदी घाटी के बारे में अगर आपसे एग्जामिनर पूछे या मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइए, सोहन नदी घाटी में अन्वेषण की जो पुरातात्विक औजार हैं उनकी खोज किसने किया, तो आप क्या नाम दोगे, मेरा नाम दोगे क्या, नहीं आप कहोगे सर डीएन वाडिया। अगर मैं आपसे कहूँ कब किया तो आप बताना 1928 में। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भाई सोहन नदी घाटी काहे के लिए फेमस है, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि सर यहाँ पे मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, साथ साथ में पुरा पाषाण काल के भी उपकरण मिले हुए हैं, ये आप बताना हमें। पोतावर में ही साथी एक और लोकेशन है जिसका नाम है ब्यास नदी घाटी। बस शर्माना क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीबी लाल मिश्रा। क्या नाम है, बीबी लाल मिश्रा।
ठीक है। बीबी लाल मिश्रा, इन्होंने क्या किया 1956 में 1956 में अन्वेषण करवाया कहाँ पे, ब्यास नदी घाटी में। और साथ ही ब्यास नदी घाटी में इन्होंने पाषाण कालीन यानी जो पूरा पाषाण काल है उसके कई सारे उपकरण खोजे। तो अगर आपसे पूछे कि ब्यास नदी घाटी का अन्वेषण किसने कराया तो जवाब होगा 1956 में बीबीलाल मिश्रा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आ जाते हैं साथ ही हमारे राजस्थान में। राजस्थान में भी हमें मिलता है, राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है साथी लूनी नदी। और इस लूनी नदी के आरी बगल जब हम लोग देखते हैं ना तो हमें उस समय, आप सोचिएगा मनुष्य स्टार्टिंग में राजस्थान में रह रहा है, तो उस समय साथी हमें पूरा पूरा पाषाण कालीन कई सारे स्थल देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं जो लूनी नदियां है ना वो अरावली पर्वत, जब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे अरावली पर्वत, और इसी अरावली पर्वत के पास से निकलती है लूनी नदी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि राजस्थान में अब तो नाम दे दिया गया कि कहां कहां से पूर्व पूरा पाषाण काल के औजार मिले हुए हैं। तो लोकेशन है साथी बागौर, ये बहुत फेमस है। फिर उसके बाद दिदवाना, उसके बाद नागौर। इस लोकेशन को आप याद रखना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे या पूछे क्या ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, क्या देगा, ऐसे लिख देगा साथी सूची 1 और एक तरफ लिख देगा सूची 2, सूची 2 है ना, और एक तरफ लिख देगा यहाँ पे साथी राजस्थान, राजस्थान, और इसके सामने लिख देगा साथी दिदवाना। मान लीजिए कि कोई और विकल्प दे दे, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, और विकल्प 2 में कर दूं दिदवाना, दिदवाना। आप मुझे बताइए आप कहाँ पे ले जाएंगे तीर को, तो आपको सर हम दिदवाना पे मैच कराएंगे, बस यही चीज ध्यान रखना है ना। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई बागौर, दिदवाना, नागौर ये लोग कहाँ पे हैं, तो लोकेशन आपको ध्यान रखना होगा राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ से हमें साथ ही 16R और सिंगी तालाब ये भी देखने को मिलता है। ये दोनों वो लोकेशन है जहाँ पे हमें पूरा पाषाण काल के औजार देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं बहुत ही खतरनाक जगह जिसका नाम है साथी मध्य प्रदेश। आपको बता दें मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है, आपको पता ही होगा। और नर्मदा नदी घाटी ये बहुत ही खतरनाक घाटी है साथी, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे हमें जो हमारा होमो इरेक्टस है, आपको सर ये क्या अभी तक तो हमने बताया नहीं, होमो इरेक्टस, ठीक है, इरेक्ट्स ये कौन था, ठीक है। तो साथ ही ये हमारे यहाँ जो एशिया है वहां पे जो पहला मानव है उसे हम होमो इरेक्टस मानते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ नर्मदा नदी घाटी से 1982 में एक मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला, और ये बहुत बड़ी बात है। एग्जामिनर हमसे कई बार इस बात को पूछता है कि भारत में पहले मानव की खोपड़ी, अब सोचिएगा प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से मिलता है, तो हम बताते हैं नर्मदा नदी घाटी से। वो है कहाँ पे, लोकेशन होता है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी से लोकेशन है नर्मदा नदी, और समय है 1982 में। उस समय हमें पहला मानव का जीवाश्म मिलता है, या कह सकते हैं जो होमो इरेक्टस है साथी वो उसकी खोपड़ी हमें मिलती है। और ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी बात ये इसलिए हो गई कि हमारे यहाँ भी मानव आके रहता था, हमारे यहाँ वो सिचुएशन थी कि मनुष्य आके यहाँ पे रह सकता था। मजे की बात क्या है, मध्य प्रदेश में ही साथी है भीमबेटका। भीमबेटका को लेकर के सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या बनता है सुनिएगा, कहता है कि यार भीमबेटका की खोज बताओ किसने किया। ये सवाल बहुत बनता है, ये आप याद रखना, ये डेट याद रखना। मान लीजिए अपने अपनी शादी का डेट है 1957। साथ ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है VS वाकड़कर साहब, वाकड़कर। अच्छा इनका पूरा नाम भी कई कई बार पेपर में आया है, विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर साहब। तो यहाँ पे लिखा होगा, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट बनाइए इस पॉइंट को, ठीक है। 1957 में विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर, जिसे हम BS वाकड़कर बोलते हैं, इन्होंने भीमबेटका की गुफा को देखा, दंग रह गए साथी। ये मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण जब जाएंगे। अच्छा ये भी कई बार पेपर में पूछता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो भोपाल से दक्षिण साइड में कम से कम 40 किलोमीटर जाने पर भीमबेटका की गुफा मिलेगी साथी।
वाकड़कर साहब जब भीमबेटका की गुफा में पहुंचे तो ये दंग रह गए साथी, क्योंकि वहां पे इन्होंने देखा कि 600 से ज्यादा गुफाएं बनाई गई हैं, केव हैं, मतलब उस पहाड़ी के अंदर ये जो गुफा है साथी, उस गुफा में 600 से ज्यादा ये लोग खाने खाने बनाए हुए हैं। आप सोचिए, जैसे आप देखते होंगे लोग रहना जब स्टार्ट करते हैं तो अपना खुद का इससे तुम्बा बना लेते हैं रहने के लिए। 600 से ज्यादा गुफाएं मिली साथी, और जब लोग इतने रह रहे थे तो जाहिर सी बात है कि दीवारें खाली कैसे रह सकती हैं। तो साथी ये तो मिले ही, 600 गुफाएं मिले ही साथी, इसके साथ साथ लोग रह रहे हैं। अब चूंकि सैल में रह रहे हैं, सैल मतलब होता है साथी पहाड़ या पर्वत, तो अब रह रहे हैं तो आश्रय से एक शब्द निकला स्त्रय, इसलिए शैलाश्रय इसको बोलते हैं, जहां जो सैलों में रहते हैं, सैल माने जो पर्वतों की कंदराओं में रहते हैं, वो उस जगह को, उस लोकेशन को हम शैलाश्रय बोलते हैं साथी, है ना। सैल का मतलब मही यानी पर्वत होता है साथी, है ना। 600 गुफाएं मिली हैं और शैलाश्रय मिले हुए हैं। हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सबसे विशिष्ट एग्जाम्पल हमें भीमबेटका की गुफा देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि प्रागैतिहासिक काल, जहाँ पे लिखने का कोई साधन नहीं है साथी, उस समय चित्र मिल जाना बहुत बड़ी बात है, और सबसे ज्यादा चित्र हमें भीमबेटका की गुफा से देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछे कि भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। आप एकदम ऐसे बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इस जाहिर सी बात है कि इन गुफाओं में हमारे पीएम तो रह नहीं रहे हैं। कौन रह रहा? आदिम मानव रह रहा था। साथ ही कालांतर में 2007 में यूनेस्को ने जब देखा कि यार इतना खतरनाक है, तो बस खुशी होकर के 2007 में भीमबेटका के जो शैल चित्र थे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में ज्वाइन कर दिया। अब समझ रहे हैं? तो भीमबेटका से जो सवाल आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मेरे प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर पहला कि भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की? तो आप बताओगे सर 1957 में किया गया। किसके द्वारा? तो बी.एस. वाकड़कर के द्वारा। दूसरा, भीमबेटका की गुफा काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सर प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कि भीमबेटका को यूनेस्को की साइट्स में कब जोड़ा गया? तो आप बताओगे सर 2007 में जोड़ा गया। चौथा और सबसे सहज क्वेश्चन कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। अरे कहाँ महाराष्ट्र में? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का रायसीना जिला। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा प्रश्न साथी कि जो भीमबेटका की गुफा है वह भोपाल से किस दिशा में और कितनी दूरी पर स्थित है? तो पूरब दिशा 40 किलोमीटर है। गलत मत कर देना, इसलिए मैं गलत पढ़ रहा हूँ ताकि आपको गलत ना हो, आप गलती ना करें। ऐसा मत सोचिएगा गलत बता रहे हैं, नहीं नहीं, दक्षिण दिशा 40 किलोमीटर है ना, वो मैं जान के गलत कर रहा हूँ। ओके मेरे भाई, हमने मध्य प्रदेश को देख लिया। अब आइए जरा देखते हैं हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में भी क्या हम लोग भी पूरा पाषाण काल से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं साथी। हमारे यहाँ बेलन नदी घाटी है। वैसे बेलन नदी आप जानते हैं टोंस नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि बेलन घाटी वो वही मिर्जापुर, वो बबलू भैयाला मिर्जापुर है ना। और मिर्जापुर में आप जानते हैं सिंगरौली, जो हमारे यहाँ पे सिंगरौली एनटीपीसी की एक परियोजना है साथी। मिर्जापुर बहुत खतरनाक जगह है, तो सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना नेशनल थर्मल पावर स्टेशन है साथी। तो एनटीपीसी की एक परियोजना है, इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है, सिंगरौली में है, ठीक है, यानी मिर्जापुर में है साथी, है ना। तो मिर्जापुर में बेलन घाटी है, बेलन नदी में बहती है, तो नदी की जो घाटी है वही नदी घाटी हो गई साथी, है ना। यहाँ से हमें पूर्व पूरा पाषाण काल से नौ पाषाण काल यानी तीनों समय के अवशेष मिलते हैं। उत्तर प्रदेश वाले जनवर करते हैं आप लोग कितने खतरनाक हैं। तो हमारे यहाँ पूर्व पूरा पाषाण काल मिला, मध्य पाषाण काल मिला और नौ पाषाण काल मिला, यानी हमारे यहाँ पाषाण काल की तीनों संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या थे, एक व्यक्ति हुआ करते हैं इलाहाबाद के उस समय प्रोफेसर हैं साहब, जिनका नाम है जी.आर. शर्मा। इन्हीं के कहने पर बेलन नदी घाटी में खुदाई किया गया साथी, और अनुसंधान किया गया, खोज किया गया, और वहां पे तीनों काल के पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल की संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि बेलन नदी घाटी से तकरीबन 44 पुरा स्थल, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 44 पुरा स्थल साथियों देखने को मिलता है। एक बहुत शॉकिंग वाली चीज आपको बताएं, शॉक लग जाएगा।
एक जगह है बेलन नदी घाटी के पास में जिसका नाम है साथी लोहदा नाला। लोहदा नाला में अस्थि, अस्थि मैंने जानते हैं ना, अस्थि माने हड्डी हो, ये बहुत नॉर्मल से आता है ना, हड्डी निर्मित माने बना हुआ मात्र देवी की प्रतिमा मिली हुई है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थल से अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा मिली है और जवाब में ऑप्शन में दिया हो लोहंदा नाला, तो मेरे घर का पता मत बता देना, लोहंदा नाला उत्तर बताना, अपने घर का पता मत बताना। क्या बताओगे? लोहंदा नाला से अस्थि, सोचो हड्डी से बनी हुई मात्र देवी की प्रतिमा मिल रही है। खतरनाक है यहाँ के लोग, मतलब धर्म से जुड़े हैं भाई उसी समय से, आज कोई नया नहीं है, धर्म है ना, सोचिए। ठीक है, तो अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा लोहंदा नाला से मिली जो कि बेलन नदी घाटी के समीप स्थित है, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। वैसे तो बहुत सारी जगह से, गुजरात से भी मिला है और महाराष्ट्र से भी मिला है, लेकिन सारी जगह को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जरूरी थी वो हमने पढ़ लिया। साथ ही हम बढ़ेंगे अगर दक्षिण भारत में, तो हम दक्षिण भारत में भी देखें तो बस वही रॉबर्ट्स ब्रूस फूट, जिनको आप जानते हैं ब्रिटिश के क्या हैं, भूवैज्ञानिक हैं, है ना, और पुरातात्विक तो है ये हैं, ऊपर आपने देखा ही। इन्होंने क्या किया 1863 में यानी 1863 में, ये भाई साहब क्या करते हैं कि मद्रास के पास एक लोकेशन है पल्लवरम, और यहां से ये पहला हैंडेक्स प्राप्त करते हैं 1863 में। तो ये लोकेशन आपको याद रखना होगा, पल्लवरम नाम का स्थान है। और पल्लवरम है कहाँ? कई बार तो क्वेश्चन पूछता है कि जो पाषाणकालीन स्थल है पल्लवरम कहाँ पे स्थित है। एग्जामिनर ने ऐसे एक बार सवाल किया, क्या सवाल था जरा सा देखिएगा, उत्तर आप बताइएगा। एग्जामिनर ने पूछा कि जो पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है, स्थल का क्या नाम है? पल्लवरम। यहाँ लिख रहा हूँ साथी, है ना, पल्लवरम। एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो पल्लवरम है वह कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ स्थित है। और ऑप्शन में क्या दिया देखना, ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन नंबर 1 बनाया इन्होंने उड़ीसा, क्या बनाया? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने बनाया साथी, है ना, कर्नाटका, कर्नाटक बनाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इन्होंने बनाया मद्रास बनाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने बनाया साथी वह केरल बनाया, है ना। फिर आपको क्या जवाब देना चाहिए? पल्लवरम कहाँ पे है? तो आप क्या कहोगे? बताओगे सर मद्रास में है। एग्जामिनर का घूम गया दिमाग, वो कहा ये तो सब पूछते हैं, हम कुछ नया पूछते हैं। उन्होंने क्या किया कि पाषाणकालीन स्थल पल्लवरम किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है। अब देखिए एग्जामिनर ने बदल दिया, किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध था, है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला हैंड एक्स प्राप्त किया गया। बस यही दो बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा पल्लवरम को लेकर के, है ना। पहली बात तो लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ पे है? मद्रास में है साथी, ठीक है। मद्रास में ही एक दूसरा स्थल है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम में रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र थे। जब इन्होंने देखा कि ब्रूस फूट ऐसा काम कर रहा है तो इनके मित्र थे किंग। तो किंग भाई साहब ने सोचा एक काम करते हैं, हम भी कुछ करने लगते हैं। तो किंग भाई साहब ने क्या किया कि अतिरमपक्कम के अंदर, ध्यान रखेंगे, इन्होंने भी कुछ उत्खनन किया, और उत्खनन करके इन्होंने भी यहाँ पर पूर्व पाषाण काल की अवशेष उपकरण की खोज की हुई है, याद रखेंगे, ठीक है। मद्रास में ही एक और लोकेशन है जिसका नाम है कोर्टलायर नदी घाटी। कोर्टलायर नदी घाटी से भी हमें कई सारे उपकरण साथियों मिलते हैं। अब जरा सा जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब तक कि आपको ये पूरा चार्ट याद ना हो जाए तब तक आज आप सोएंगे नहीं, है ना। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पूरे चार्ट को आपको रखना है। कश्मीर घाटी में क्या लोकेशन थी? लिद्दर नदी, आपको पता होगा क्यों फेमस है लिद्दर नदी, हैंडेक्स वहां से भी मिला है साथी, है ना, मतलब कुल्हाड़ी वहां से भी मिला हुआ है। पोतावर क्षेत्र में सोहन नदी घाटी, एक और लोकेशन याद रखिएगा, पिंडी घेब, ब्यास नदी घाटी तो आपने देखा है ना। राजस्थान में आप लूनी नदी घाटी, गंभीर नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, बिरांच नदी घाटी, बागौरा क्षेत्र, तिदवाना, सिस्टीनार, सिंगी तालाब, ये सब हमने ऊपर आपको बनाया। गुजरात में आप देखेंगे तो भद्दन नदी या कच्छ का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, आदमगढ़ की पहाड़ियां या भीमबेटका की गुफा, ये लोकेशन है। फिर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बेलन नदी घाटी, लोहदा नाला क्यों फेमस है? तो आपको उसे अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से मिली हुई है। महाराष्ट्र में आपने देखा चिरकी,
फिर उड़ीसा में जो बुहार वलंग घाटी है साथी, मयूरभंज जिले में, ये काफी फेमस है। ठीक है। मद्रास में आप देखेंगे तो पलवरम है, अतरमपक्कम है, कोर्टलायन नदी घाटी और गोंडियम। ये लोकेशन डायरेक्ट पूछता है कि पलवरम, अतरमपक्कम, कोर्टलायन नदी घाटी, गोंडियम, ये लोकेशन। ठीक है। आंध्र प्रदेश में गिद्धलूर या फिर करीमपुड़ी, ये है लोकेशन। कर्नाटक में तो आप देखेंगे तो अनंगवाड़ी, फिर बागलपुर, होसंगी, जो कि गुलबर्गा जिसे जानते हैं वो। अब सवाल कैसे आता है? सवाल ऐसे देगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तरफ लिख देगा साथी सूची 1, है ना, सूची 1 लिख देगा, और दूसरी तरफ आपको दे देगा सूची 2। सूची 1 में उन स्थितियों को लिख दिया, जैसे गुजरात लिख दिया, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र लिख दिया। ठीक है। सूची 2 में ऐसे लिख देगा साथी कि सौराष्ट्र क्षेत्र, या नर्मदा घाटी क्षेत्र, या फिर बेलन घाटी, मतलब एक बार नदी की घाटियों, या फिर आपका निवास क्षेत्र। कहने का मतलब वो घाटी भी पूछ सकता है, और वो स्थिति या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर के भी पूछ सकता है। अब भाई एग्जामिनर का मोड, मान लीजिए वो मोड बनाया है और एक तरफ लिख दिया स्थिति और दूसरी तरफ घाटी लिख दिया, और घाटी में इसने कहा सोहन नदी घाटी, गंभीर नदी घाटी। साहब गंभीर नदी घाटी कहीं पढ़ नहीं किए? अरे पढ़ेंगे ना, जब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, राजस्थान में है गंभीर नदी घाटी, है ना। तो आप अगर एक दो मैच भी आप करवा पाए तो आपका वो क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, आपके हक में आ जाएगा। और अगर आप यही चीज नहीं रिवीजन करें तो आपका ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, रिवाइज करना है। अगर पेपर में आ गया तो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा 2-3 बार आप रिवीजन कर लेना, वो काम बन जाएगा। अब जरा सा देखें साथी, जो पूर्व पाषाण काल के लोग थे वो रहते कैसे थे? तो यार स्टार्टिंग में क्या ये लोग कृषि की जानकारी थी क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, इन लोगों के पास कृषि की जानकारी नहीं थी। तो पशुपालन भी ये लोग नहीं करते थे, नहीं, जानवरों को क्यों पालेंगे ये लोग, है ना, दोनों काम नहीं करते थे। हाँ, ये लोग आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। रहते कहाँ थे? तो आपको सर पर्वत की कंदराओं में और नदियों की कागारों में रहते थे। बात तो सही है। क्या ये लोग वास्तुकला से परिचित थे? वास्तुकला का क्या मतलब? वास्तुकला के ये मतलब, जैसे अभी कोई निर्माण कर पाते थे क्या? ठीक है। जैसे निर्माण करने का मतलब, जैसे आप देखेंगे तो एक पूरा घर बना के रहेंगे, उसमें सीढ़ी अंगना हो, ऐसा कुछ था क्या? तो कंदरा में रहते थे, तो वास्तुकला से कहाँ से? तो वास्तुकला जैसा कोई सिस्टम अभी नहीं है साथी, है ना। मृद भांड, मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन, यानी मृद माने मिट्टी का, भांड माने बर्तन। अभी हाल ही में हम लोग इस्तेमाल करना बंद किए हैं साथी, वो हमारा ये मटका। यार मैं मटका बनाने आता है मुझे, ठीक है। ये मृद माने मिट्टी का, भांड माने बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन। वो लोग उस समय, अभी अभी आप सोचिए कितने अंडर डेवलप में लोग हैं, मिट्टी के बर्तन से परिचित नहीं थे। वो लोग मिट्टी का बर्तन भी नहीं बनाए, मतलब मृद भांड कला का भी विकास उस समय साथी नहीं हुआ है। औजार कैसे थे? तो औजार क्वार्टाइज का था, बलुआ पत्थर का, लेटेराइट का, या बेल सिडनी का, इसका प्रयोग करते थे साथी औजार को बनाने में। ठीक है, समझा जा सकता है कि उस समय इन सारे तत्वों का प्रयोग करके वो औजार बनाते थे, है ना। क्या लोगों में धार्मिक लोकोत्तर जैसा कुछ था? जैसे आज के समय में धर्म के नाम पे पूछा, जब से देश आजाद हुआ तब से हर कोई यही तो कहता है कि हम आएंगे तो गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी, शिक्षा, और आज तक नहीं दूर हुआ, तो अब क्या दूर होगा? कभी नहीं दूर होगा। ठीक है। अपने पैरों पर खुद खड़ा होने की कोशिश करिए। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और भी चीजें भयावह होती जाएंगी, कुछ बदलाव शायद ही हो पाए। ठीक है। एनीवे, इस बात को ध्यान रखना होगा कि लोकोत्तर भावना का भी उदय नहीं हुआ साथी। अच्छा, अब चूंकि हम लोगों ने देखा कि लोग चित्रकारी तो कर रहे हैं, है ना, और चित्रकारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ कलर तो इस्तेमाल बाबा कर ही रहे होंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि उस समय लोग हरे एवं गहरे लाल रंग का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफी आवश्यक है। ये हमसे एग्जामिनर पूछता है कि उस समय के लोग किस प्रकार के रंग को इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, तो याद रखेंगे हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं साथी, है ना। ये जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल था, सॉरी, जो हमारा ये पूर्व पूरा पाषाण काल था साथी, बस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के आधार पे, अब पाषाण के आधार पे मध्य पूरा पाषाण काल बनाया गया और उच्च पूरा पाषाण बनाया गया। तो इनमें हम थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। कैसे? जैसे जलवायु का परिवर्तन धीरे धीरे होगा, क्योंकि लोग जब रहना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे कि किस तरह से नेचर एकदम से पूरा अपने आप को बदलने के मोड़ में खड़ा हुआ है साथी, है ना।
तो जलवायु में जब परिवर्तन आया तो जाहिर सी बात है कि पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों की किस्मों में भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। और अब क्वार्टजाइट का पत्थर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं, अब जैस्पर का पत्थर, चर्ट का पत्थर और फ्लिंट का पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं। औजार अब थोड़ा सा बेहतर लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथी, है ना। हम एक लोकेशन है चिरकी, चिरकी कहाँ पे है, तो ये नेवासा में है, और नेवासा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। वहां से हम उत्खनन पाते हैं साथी। तो मध्यपुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल के उद्योग उद्योग जो है हमें देखने को मिलते हैं साथी। यानी औजार बनाने के उद्योग हमें देखने को चिरकी से प्राप्त होते हैं। अब भारत में सीधे हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लोकेशन थी जो मध्य पुरा पाषाण काल को इंगित करती है। महाराष्ट्र में आपने नेवासा देखा, महाराष्ट्र में ही चिरकी शब्द है। ये जो चिरकी है पेपर में आता रहता है, ध्यान रखिएगा, चिरकी, ये हमारा चिरकी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एक लोकेशन है साथी चकिया, सिंगरौली बेसिन और बेलन नदी घाटी। ये तीनों लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे हमें मध्यपुरा पाषाण काल के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसी तरह से राजस्थान में बागन, बेराज, काम्बिनी घाटी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साथी लोकेशन चकिया। ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो हम बता देंगे बस वाराणसी में है ना। बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप डेफिनेटली बता देना चकिया वाराणसी में है, ठीक है। क्या क्या चीजें हुई उच्चपुरा पाषाण काल के समाज में, जरा समझते हैं। जलवायु में आर्द्रता कम है, ठीक है, और इस समय ब्लेड, ब्लेड नाम का जो पाषाण उपकरण है वो फेमस है साथी। जैसे समय समय पर अलग अलग टाइप के मिसाइल वगैरह फेमस होते हैं, ऐसे उस समय का जो ब्लेड नाम का उपकरण है वो काफी प्रसिद्ध है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान में एक जगह है साथी सांगहो की गुफाएं। अब अफगानिस्तान बहुत दूर थोड़ी था, भारत से एकदम से लगा हुआ था साथी, ठीक है। तो वहां से भी हमें उत्तर पुरा पाषाण काल की संस्कृति, जिसे हम बोल सकते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृति देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहीं पर एक लोकेशन है साथी राजस्थान। तो राजस्थान में जगह है साथी बुद्ध पुष्कर। यहाँ से हमें उच्च पुरा पाषाण काल के, यानी जो तीसरा चरण था, वहां के अवशेष देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा वहां से नहीं पूछता, इसलिए मैं बहुत डीपर में डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो लोकेशन है चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो कहाँ पे है, तो साथी ये हमारा बेलन नदी घाटी में उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे जो है देखेंगे तो हम उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, चौपानी मांडो से। तो उत्तर प्रदेश वाला ऐसे छोटा सा कहीं पर लिख लेंगे रफ में, जो उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, खास करके लास्ट में या कल में मैं ही लिख दूंगा, तो आप याद रखेंगे कि चौपानी मांडो जो लोकेशन है, यह भी एक पुरा पाषाणिक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो साथी ये था हमारे जो पुरा पाषाण काल से जो सवाल बन सकते थे, वहां पे चर्चा थी, ठीक है। पुरा पाषाण काल में हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा। एक तो हम लोगों ने देखा कि जो पूर्व पुरा पाषाण काल था उसमें क्या चीजें थी, हमसे लोकेशन ही पूछेगा तो हमने लोकेशन आपको बताया। फिर हम लोगों ने देखा कि मध्य पुरा पाषाण काल में क्या कहानी थी। उच्च पुरा पाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में चौपानी मंडो फेमस है, और बुद्ध पुष्कर राजस्थान का फेमस है। संघाव की गुफाएं हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान में है। और इस समय जो है हम लोगों ने देखा कि ब्लेड का प्रयोग लोग कर रहे हैं, ठीक है, ब्लेड नामक उपकरण का प्रयोग साथी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक 2 लोकेशन की हम चर्चा करेंगे। एक तो रेनी गुंटूर है, और एक तो है साथी बेटम चिल्लार। यहाँ से हड्डी के औजार मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बेटम चिल्लार चिल्लार जो है वो कहाँ पे है, तो लोकेशन आपका होगा साथी आंध्र प्रदेश। काहे के लिए फेमस है, हड्डी के औजार के लिए फेमस है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में ऐसा क्या हुआ। देखिए होता क्या है कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने लगती है। जलवायु परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है कि तापक्रम में चेंजिंग आएगा साथी, और तापक्रम में चेंजिंग आने की वजह से मौसम गर्म हो गया। मौसम गर्म होने की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो गई। अब सूखे की स्थिति जब एक जगह पे आने लगती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इस क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है, तो लोग सोचेंगे कि अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग सर्च करते करते पता कर लिए थे कि पानी कहाँ कहाँ मिलेगा साथी। तो अब धीरे धीरे लोग जो है आगे की तरफ बढ़ने लगे, यानी अब ये लोग साथी गंगा नदी घाटी की तरफ भी ये लोग अपना प्रवाह धीरे धीरे करने लगे। आपने देखा कैसे हमारे मिर्जापुर तक लोग आ चुके थे।
तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पे बस रहे हैं साथी। देखिए, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मध्य पाषाण काल, पूर्व मतलब पाषाण काल, ये सब लोग पत्थर के आधार पर ही डिवाइड किए गए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं सी एल कार्लाइल। तो सी एल कार्लाइल ने 1857 यानी 1857 में विंध्य क्षेत्र में, तो विंध्य क्षेत्र आप जानते हैं जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं उनकी बात ये कर रहा है, वहां पे लघु पाषाण उपकरण, इसको कर लीजिएगा, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ऐसे उपकरण जो सेकेंड जनरेशन के हैं, मैंने आपसे बताया था ना, तो पहली बार जब सेकेंड जनरेशन का उपकरण मिला तो लोगों में हंगामा मच गया कि यार इतना भी डेवलप हो गया क्या। तो लोगों ने सोचा कि ये कुछ नया मिल गया। तो स्टार्टिंग में अगर कहा जाए तो कार्लाइल साहब की वजह से ही हमें जो है मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिल पाती है। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ कि जो ये इस काल के जो औजार हैं उन्हें सूक्ष्म पाषाण इन्होंने कहा, यानी माइक्रोलिथ इसको कहा गया साथी। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात आपको याद रखना होगा कि मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भारत में मानव अस्थि पंजर कब से मिलने लगता है। तो अस्थि पंजर याद रखिएगा, ठीक है, खोपड़ी तो वहीं से मिली हुई है, लेकिन अस्थि पंजर की शुरुआत ये साथी हम मध्य पाषाण काल से पाते हैं। अब इसका मतलब भाई जब मानव रहा होगा तो मर ही रहेगा, तो उसके अस्थि पंजर तो मिलेंगे ही मिलेंगे साहब, है ना। तो अस्थि पंजर हमें मध्य पाषाण काल से मिलने लगते हैं। तो आइए हम कुछ मध्य पाषाण काल के भी स्थल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखा जाएगा, क्योंकि हमसे स्थल ही पूछेगा साथी, है ना। तो अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, हम जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सबको एक वो करता जाएगा। अभी तक क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा था कि सूची 1 दे देता, है ना, और इधर आपसे पूछता स्थल, ठीक है, और इधर लिख देता साथी सूची 2, ठीक है, और इधर सूची 2 में लिख देता आपसे, ऐसे लिख देगा पूरा पाषाणिक स्थल। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा पूरा पाषाणिक स्थल, तब तो आप सिर्फ पूरा पाषाणिक स्थल बता देते, लेकिन एग्जामिनर अब पूरा पाषाणिक शब्द नहीं लिखेगा, तब क्या लिखेगा। अब एग्जामिनर देखिए क्या लिखेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, सूची 2 में लिख देगा पाषाणिक स्थल, पाषाणिक स्थल। अब जब ये पाषाणिक स्थल लिख दिया तो इसका मतलब इस वाले सूची में एग्जामिनर जो है वह पूरा पाषाण काल के सवाल तो रखेगा ही रखेगा, वहां से भी कुछ उठा सकता है। इसके साथ साथ वहां पे लोकेशन आपसे कोई ना कोई मध्य पाषाण का भी हो सकता है, और वहां पे नौ पाषाण का भी स्थल हो सकता है। इन तीनों में से कोई हो सकता है, कोई स्थल हो सकता है, यानी हमें तीनों के स्थल को याद करना पड़ेगा मिला जुला के। तो याद किया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, इसीलिए तो एग्जाम निकालना होता है साथी, है ना। देखिए मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ऐसे तो बहुत लोकेशन पे मिलते हैं, पर बहुत जानना नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साथी कि राजस्थान में कहाँ पे मिलेंगे। तो राजस्थान पे लोकेशन है पंचप्रद नदी घाटी, सोजत का इलाका, तिलवार का इलाका और बागौर। आपको याद होगा बागौर में हम लोगों ने भी देखा कि वहां पर हमें पूरा पाषाण काल के भी उपकरण देखने को मिलते, कोई दिक्कत नहीं है। यह भीलवाड़ा राजस्थान में मिलता है साथी, है ना। अच्छा, लोकेशन ये पूछ सकता है कि यार बागौर जो है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा कि बागौर जो है, पहली बात तो ये राजस्थान में स्थित है, दूसरी चीज नदी है आपकी कोठारी नदी, तीसरी बात ये कि बागौर में मध्य पाषाण काल के भी उपकरण मिले हैं और पूरा पाषाण काल के भी मिले हैं। चौथी बात ये कि इसकी खोज 1968 से 70 में बी एन मिश्रा के द्वारा कराया गया है। और एक बहुत जान के आपको हैरानी होगी कि भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन है, तो आपका जवाब होगा बागौर, नागौर नहीं, बागौर। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन है, बागौर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि बागौर में 3 चरण में संस्कृति अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन हमें इस वाली पॉइंट को पेपर में हटा देना, हमारे ये वाला पॉइंट किसी काम का नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर को इसे हटा देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे पूछ ले कि तीनों चरणों से संबंधित कब्रें, 3 चरण मतलब कौन, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नौ पाषाण, तीनों चरण से संबंधित कब्रें कहाँ पे मिलती हैं, तो हम बताएंगे बागौर में। और बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में साथी। ठीक है, यहाँ से मानव का कंकाल तो मिला,
ये देखिए झोपड़ी मिला और खड़ंजे भी मिलते हैं, खड़ंजों से निर्मित फर्श के साक्ष मिलते हैं। यानी अब लोग यहाँ पे बागौर में झोपड़ी में रह रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो पुरा पाषाण काल के लोग हैं, ये लोग तो अभी कंदराओं में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि झोपड़ी में ये लोग तो नहीं थे। लेकिन अब चूंकि बागौर में मध्य पाषाण की भी संस्कृति मिलती है, इसलिए हो सकता है साथ ही ये लोग मध्य पाषाण काल से हों। तो आइए देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में आगे हम लोग देखेंगे कि क्या लोगों ने घर में रहना स्टार्ट कर दिया था क्या। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब कि बागौर नवपाषाण काल से भी संबंधित होगा। अभी देखा जाएगा, धीरे धीरे आने दीजिए। अब हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में कुछ लोकेशन है जो हमारे मध्य पाषाण की संस्कृति से जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे लोकेशन है अखज, बलसाना, हीरपुर और लंघनाज। लंघनाज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें साथ ही घोड़े के दांत मिलते हैं। जब हम आगे चल के पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो घोड़े के जबड़े का अवशेष, जबड़ा जो होता है साथी, जबड़ा, जबड़े का अवशेष, ये हमें साथी देखने को मिलता है कहाँ से, लंघनाज से। घोड़े का साक्ष्य और कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन लंघनाज से हमें ये चीज देखने को मिलता है साथी, है ना, ध्यान रखेंगे। लंघनाज है कहाँ पे, अगर मान लीजिए एग्जामिनर दे रहा हो और सूची 1 में एक तरफ लिखा हो साथी स्थल, ठीक है, और एक तरफ लिखा हो साथी पूरा मतलब पाषाणिक स्थल, ठीक है, पाषाणिक स्थल, और इधर दे दे साथी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दे दे, ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन लिख दे साथी गुजरात, और इधर लिख दे एग्जामिनर लंघनाज, लंघनाज, और इधर लिख दे साथी चिरकी। आप मुझे बताओ कैसे मिलान करोगे, आपको सिर्फ महाराष्ट्र चिरकी में और गुजरात में लंघनाज, बस ऐसे मैच कर लेना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रहेगा, तभी आप ऐसा कर पाओगे कि लंघनाज हो गया, या बलसाना हो गया, या फिर अखज हो गया, या फिर हीरपुर हो गया, ये लोकेशन हमारे गुजरात में है। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर का मन कर रहा है, एग्जामिनर ने क्या कर दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है, ऑप्शन में लंघनाज या नहीं है, ऑप्शन में लंघनाज, बलसाना, अखज, और लिख दिया चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है नहीं है तो यही वाला नहीं होगा, या कह देगा कौन सा है मध्य पाषाणिक स्थल जो गुजरात में स्थित नहीं है, तो चौपानी मांडो तो हमारे उत्तर प्रदेश में है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा। मान लीजिए एग्जामिनर ने क्या लिखा, एग्जामिनर ने लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाषाणिक स्थल है, ठीक है, पाषाणिक स्थल है जो गुजरात में स्थित नहीं है, गुजरात में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दे दे, ऑप्शन में एग्जामिनर ने लिखा लंघनाज, ऑप्शन नंबर ये बनाया इसने, और यहाँ पे लिख दिया साथी लंघनाज। ऑप्शन नंबर बी इन्होंने लिख दिया हीरपुर, ऑप्शन नंबर सी इन्होंने लिखा चौपानी मांडो, ठीक है, चौपानी मांडो, फिर इन्होंने लिखा बलसाना, बलसाना। तो क्या आंसर होगा, तो आपको सर चौपानी मांडो आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही तो ये थे जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में। जैसे पूरा पाषाणिक स्थल थे, वैसे मध्य पाषाणिक स्थल भी हैं। तो हमसे 100% ये सवाल पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। मेरा सवाल क्या है, जरा से इस पर फोकस करेंगे। सवाल हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैंने विकल्प 1 बनाया और मैंने लिख दिया साथी चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ठीक है। मैंने विकल्प 2 बनाया, मैंने लिख दिया लंघनाज। मैंने विकल्प 3 बनाया और मैंने लिख दिया साथी लेखैया, लेखैया, ठीक है। मैंने विकल्प 4 बनाया साथी, और विकल्प 4 में हमने अतिरम पक्कम लिखा, अतिरम पक्कम, ठीक है। हमने क्या किया, कूट लिख दिया, और कूट में हमने लिखा पहला वाला केवल 1। अब आप समझ गए होंगे हम क्या आपसे बता रहे हैं, केवल 1। फिर हमने लिखा केवल 1 व 3, फिर हमने लिखा साथी केवल 4, ठीक है।
और हमने लिखा एक, जो हमारा चौथा विकल्प था वो हमने लिखा कि 1 और 4। तो आप कहोगे सर लंघनास तो ये गुजरात में है तो ये भी नहीं होगा, अतरमपक्कम तो ये भी नहीं होगा, तो 1 और 3 हमारा सही होगा, यानी ये वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और एग्जामिनर हमसे ऐसे कई सवाल पूछा है पेपर में, कई बार तो सिविल यूपीपीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई बार अगर थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है या उत्तर प्रदेश में स्थित है। जब ऐसा सवाल आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा इस बात पे कि पेपर में हमसे नहीं शब्द पूछा है या है शब्द पूछा है, इस बात पे ध्यान रखिएगा, वरना सवाल आंख के सामने से आसान सवाल गलत हो जाएगा। तो इन लोकेशन को याद रखिए कौन कौन से लोकेशन है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो सराय, नाहर राय, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडो, लखैया, मोरहान पहाड़, बगही खोर, ये इन लोकेशन को घोर के पे जाओ। ठीक है, एक लोकेशन देगा साथी, ठीक है, मांडी, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मांडी और एक लोकेशन होता है तो मांडा, है ना। तो याद रखेंगे मांडी ये जम्मू कश्मीर का लोकेशन है और मांडा ये हमारे उत्तर प्रदेश का है। आगे चल के हम आपको जब पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता तो वहां पे हम मांडी और मांडा की चर्चा करेंगे। फिलहाल में आप इसको याद रखिएगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सराय नाहर राय जो कि प्रयागराज प्रतापगढ़ के लोकेशन पे पड़ता है। इसका उत्खनन GR शर्मा के द्वारा कराया गया था साथी। यहाँ पे ये लोकेशन इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अस्थि माने हड्डी और सींग से बना हुआ उपकरण हमें मिलता है। मतलब लोगों का कहीं ना कहीं एक बात ऐसा मानता है साथी कि अब बूचड़ खाने का लोकेशन था, जानवरों को काटा जाने वाला लोकेशन था साथी, है ना। क्योंकि सिंह निर्मित स्थल यहाँ देखने को मिले, सिंह निर्मित उपकरण साथी, यानी सिंह से बने हुए, जानवरों की सिंग से बने हुए यहाँ पे औजार देखने को मिलते हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से। ठीक है, यहाँ पे लोगों को दफनाया गया था। तो इनका पैर साथी, इनका पैर पूरब में है और इनका सर जो है वो पश्चिम में है। पर ये बात हमारे लिए जरूरी नहीं है। यहीं पर देखा जाए एक और लोकेशन साथी महदहा, तो महदहा से भी हमें अस्थियों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं देखने को मिली है। कई बार एग्जामिनर होता ऐसे कर देता है, सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किस जगह से अस्थि निर्मित उपकरण मिले हैं, और बोरहा ऑप्शनों में दोनों दे देता है। ऑप्शन में लिख देगा सराय नाहर राय और ऑप्शनवा में ये भी लिख देता है साथी महदहा। ठीक है, या ऑप्शन में ये भी लिख देगा आपका दमदमा। तो ये सभी लोकेशन महदहा, दमदमा, सराय नाहर राय, इन सारी लोकेशन से जो है अस्थि देखने को मिलती है। लेकिन एग्जामिनर जानबूझ के इस सवाल में पता नहीं क्या पाता है, इस सवाल को गलत कर देता है। एग्जामिनर खुद गलत कर देता है साथी, और कहने पर तो यूपीपीएससी वाले एग्जामिनर मानते भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। सही मार्क आएंगे क्योंकि हम लोग सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि लोग धीरे धीरे सही हो, लेकिन अब देखिए कब सही होता है। धीरे धीरे अगर सही कर देंगे तो ठीक है ना। अब हम बात करेंगे महदहा की। महदहा से हमें साथी अस्थि निर्मित कलात्मक वस्तुएं देखने को मिला है। मृगों की श्रृंग की छल्लों की माला हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ से हमें युग्मित समाधियां मिली हैं। युग्म मतलब होता है साथी पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब ये हो गया कि एक लोग को दफनाया गया था, अगेन उनके पर्टिकुलर परिवार से कोई अगर एक्सपायर होता है तो उनको भी वहीं ले आके दफना दिया गया। तो हमें युग्मित समाधियां महदहा से देखने को मिलती हैं। महदहा से 5 किलोमीटर जब हम उत्तर पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो एक और लोकेशन पड़ता है, प्रयागराज में ही है, वो साथी है दमदमा। और दमदमा से हमें 41 मानव समाधान देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ से साथी दमदमा से आप पाओगे कि 5 युग्म समाधान देखने को मिलता है और 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाया गया है साथी। यानी 5 कब्र हम ऐसा पाते हैं जिनमें 2-2 लोग हैं, और 3 कब्र हम ऐसा पाते हैं साथी कि एक कब्र ऐसा ही पाते हैं जिनमें एक साथ 3 मानव कंकाल को दफनाया गया है। यानी 3 मनुष्य दफनाया गया तब तो 3 कंकाल होता है साथी। ये बात हम लोग दमदमा से प्राप्त करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित में से कहाँ से 5 युग्म समाधान देखने को मिलता है तो लोकेशन क्या बताएंगे आप? दमदमा बताएंगे। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे चौपानी मांडो और लखैया की। तो ये दोनों लोकेशन भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौपानी मांडो आपका प्रयागराज में स्थित है। अब देखिए इस समय
अनगढ़ किस्म के मृदभांड यहाँ से देखने को मिले हैं। ओ माय गॉड, पूरा पाषाण काल में तो था ही नहीं। इसका मतलब कि इस समय देखा जाए तो मृदभांड मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लोगों में हुआ है। लोग अब पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं बर्तन में, है ना। तो मृदभांड देखने की अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में कहाँ से ऐसा देखने को मिलता है, तो मध्य पाषाणिक स्थल है चौपानी मांडो से हम अनगढ़ किस्म के मृदभांड प्राप्त करते हैं। कितनी रोचक बात है, सोचिए, महान है। कभी मौका मिले तो चौपानी मांडो घूम के आते हैं ना। ठीक है, और सुनिएगा, यहाँ से साथी हम लोग झोपड़ी की गोल फर्श भी पाते हैं। ओ माय गॉड, यानी लोग मध्य पाषाण काल में रहने लगे हैं साथी। झोपड़ी मिल रहा है और फर्श मिल रहा है, फ्लोर लोग बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब लोग रह के काम करना शुरू कर दिए हैं। लिखैया एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा स्टार बनाइएगा। लिखैया से हमें 17 नर कंकाल एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिखैया वाला लोकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये पॉइंट भी हमारे लिए साथी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में एंट्री लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में साथी हम आदमगढ़ के शैलाश्रय समूह में पहुंचते हैं। शैल आश्रय को मतलब आप समझे गए होंगे, आदमगढ़ की पहाड़ियां, है ना। तो हम यहाँ से पाएंगे साथी कि यहाँ पर हमें गधे का मतलब टूटा हुआ भाग देखने को मिलता है, गोल छल्ला मिलता है साथी। ठीक है, अच्छा, ये गधा मेटल का नहीं है, ध्यान रखिएगा। गधा मतलब हड्डी निर्मित ही होगा। पत्थर और पालतू पशुओं के अवशेष मिलते हैं साथी। ठीक है, दो और शैलाश्रय मिलते हैं पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है साथी, और ये पंचमढ़ी आप लोग जानते हैं जब हम पर्वत को पढ़ाएंगे साथी। ठीक है, तो आपको वहां पे पंचमढ़ी महादेव की पहाड़ी में हम आपको बताएंगे साथी। ठीक है, धूपगढ़, पंचमढ़ी, ये सब आपको बताएंगे। तनाव मत लीजिए, ज्योग्राफी भी ऐसे पढ़ा जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो देखिए, दो शैलाश्रय मिलते हैं। कौन कौन से शैलाश्रय? एक तो जम्बू द्वीप है और एक आपका डोरीथी द्वीप है साथी। कहीं कहीं डेरोथी द्वीप लिखते हैं, डेरोथी लिखते हैं, और कहीं कहीं डोरोथी लिखते हैं साथी, है ना। ये दोनों की दोनों शैलाश्रय, ये जो है साथी मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। अब कुछ और स्थल हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो कासूसोल है, या जौनियर है, या फिर बाबुलगो है, जलगढ़ है, पर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी मत याद रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको मन करेगा तो एक बार दो बार इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना एक बार, है ना। जैसे संगन कल्लू है, बेलगांव है, या फिर जलालहल्ली है, तो ये कर्नाटक में है। क्योंकि वही वाली बात है, अगर सूची मिलान करने के लिए आ गया तो दो तीन चार अगर पता रहेगा, दो तीन पता रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर इस बार जैसे आर का एग्जाम हुआ, उस तरीके से पूछेगा जैसे पीसीएस का एग्जाम हुआ कि दो विकल्प से भी काम नहीं चल रहा, तीन तीन विकल्प चेक करना पड़ रहा है बच्चों को, तब फंस जाएंगे। तब पूरी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, देखा जाए कि मध्य पाषाण के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। वो लोग तो बेचारे जानवरों को मार के खाते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी शिकार कर रहे हैं, देखो। ठीक है, और गाय को मार रहे हैं, बैल, भेड़, बकरी, इन सबको मार रहे हैं साथी। लेकिन अंतिम चरण में मृदभांड का निर्माण करना सीख चुके हैं, यानी बर्तन बनाना सीख चुके थे। समय बीतने वाला था, मध्य पाषाण काल का, हाँ, तो मध्य पाषाण काल का समय बीतने वाला था साथी, जब लोगों ने मृदभांड का निर्माण करना सीख लिया है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने देखा सराय नाहरराय से, महदहा से, वहां पे हमें अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब कि शव को दफनाने की प्रथा, ठीक है, वो हमें जानकारी स्टार्ट हो रही है, और पता चल गया कि अब लोग जो हैं वो शव को दफनाने जैसा काम करने लगे। यानी एक तरह से समाज का भी सिस्टम बनने लगा। ठीक है, अच्छा, मृतकों को समाधियों में गाड़ा जाने लगा, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब देखिएगा, इनके साथ साथ लोगों, जब किसी को वो दफनाते थे तो उनके साथ खाद्य सामग्री, औजार, हथियार भी रख देते थे। यानी लोगों में एक नई प्रकार की आडंबर चीजें स्टार्टिंग हो गई, जिसका नाम है साथी परलोक। लोगों को ऐसा लगने लगा कि यहाँ भी खाओ, और अगर मर जा रहे हो तो ऊपर भी खाओ ले जाके। और ऊपर कितना खाओ, तो एक आध कुंटल नहीं देंगे कि कई सौ साल जियो, इतना दे देते हैं कि बस कुछ दिन जियो, उसके बाद भूखन मर जाओ। लेकिन ठीक है, स्टार्ट हो गया साथी
कि लोग ये मानने लगे कि अब चलो ऊपर भी कोई है। अब तो लोगों में डर की भावना आएगा धीरे धीरे, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। उस समय तो हम लोगों ने देखा किस तरह से लोगों ने चित्रकला बनाना स्टार्ट किया। हम लोगों ने देखा भीमबेटका की गुफा यहाँ पर खोदना स्टार्ट किया। मध्य पाषाण के लोगों ने कुछ डेवलपमेंट किया या फिर वैसे ही वो भी पुरानी तरह से गोद बोद रहे हैं। चलिए देखा जाए तो हम पाते हैं साथी कि अब ये लोग ना जो शिकार करते थे तो वो शिकार का चित्र बनाने लगे हैं। भोजन कैसे जुटाएंगे वो समाज और संस्कृति की जानकारी की झलक हमें चित्रकला से देखने को मिली है। शैल चित्र के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिन्हें हमें जानना होगा और हमसे वो उनके बारे में जानकारी एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे मुरहान की पहाड़ या कहीं कहीं साथी मोरहान लिखता है, मुरहान भी मिल जाता है पेपर में, है ना। मुरहान की पहाड़ियां ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तो मुरहान की पहाड़ियों में लोग रहते थे और वहां पे चित्र बना दिए हैं। बाकी भीमबेटका तो आपको पता होगा साथी, आदमगढ़ की पहाड़ियां पता होगा, लाख चुआर की पहाड़ियां ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में तीनों है। फिर कोपागल्लू की पहाड़ियां ये साथी, ये कोपागल्लू की पहाड़ियां कर्नाटक में है, ठीक है। आदमगढ़ का जो ये आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है साथी शिलाश्रय, यहाँ से गैंडे के शिकार वाले चित्र मिले हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि चित्र में इस बार ये लोग लाल हरा सफेद पीला, अरे यार रंग की जानकारी इनको हो गई है वो, ठीक है। अब ये लोग लाल हरा सफेद पीला 4 रंग का प्रयोग कर रहे हैं साथी, है ना। तो इनका उपयोग ये लोग करना स्टार्ट कर दिए थे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो याद कीजिएगा कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में लोग पशुओं का पालन करना भी स्टार्ट कर देंगे। हालांकि अभी लोग शिकार कर रहे हैं, लेकिन जब अंतिम चरण आता है तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आप हमसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा मात्रा में, हालांकि पशुपालन की शुरुआत जब पूछेगा तो मध्य पाषाण काल ही बताएंगे, लेकिन अगर हमसे ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में जंगली पशुओं को पालना कब स्टार्ट किया गया, किस समय स्टार्ट किया गया, तो हम बताते हैं नवपाषाण काल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। हड्डी निर्मित आभूषण कहाँ से मिले, तो आप बताओगे कि सर हड्डी निर्मित आभूषण वो हमें महादहा से देखने को मिलता है। पशुपालन के साथ ये सवाल डायरेक्ट हमसे मिलता है। उस समय हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ का लोकेशन है साथी, वही आदमगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र, ठीक है। और इसके साथ साथ बागौर राजस्थान का है। इन दोनों जगह से ऑप्शन में दोनों दे सकते हैं। आपसे सीधे सीधे इस तरह से विकल्प में पूछा जाएगा कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, तो अगर विकल्प में कोई एक होगा तब तो हम सही मार देंगे, और अगर विकल्प में कूट करके देगा तो 1 और 2 दोनों सही मारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर विकल्प में दोनों हो और विकल्प में हमें सिर्फ ऐसे चुनना हो ABCD, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर विकल्प में आदमगढ़ भी है, बागौरा भी है और ये दोनों तीनों लोग हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप आदमगढ़ को देना। हालांकि सही बागौर भी है, लेकिन आप प्रेफरेंस आदमगढ़ को देना, और एग्जामिनर के मुंह पे मारने वाला काम होगा अगर वो दोनों विकल्प एक साथ कर देता है तो। हम लोग कमेंट करेंगे ना उस पर कि ऐसा कैसे हो गया, तो एनसीईआरटी का प्रेफरेंस हम लोग देंगे कि देखो एनसीईआरटी में क्या बातें लिखी हुई है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन आप क्या करना, नंबर आपको चाहिए तो आप जो है आदमगढ़ वाला मार के आना, ठीक है। बागौरा भी विकल्प सही है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए। तो बहुत कुछ खास मध्य पाषाण काल में लोगों ने नहीं किया। अब समय आता है साथी नवपाषाण काल का। तो एक छोटी सी कहानी है नवपाषाण काल में, जिस नवपाषाण काल को इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूलिथिक एरा, ठीक है। और न्यूलिथिक शब्द बहुत दुर्भाग्य की बात है सर जॉन लुबाक के द्वारा दिया गया, कोई भारतीय नहीं दे पाया 1865 में साथियों। इनकी एक पुस्तक छपी, इसका नाम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें इन्होंने न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग किया। खेल वही था। एक व्यक्ति हैं डी गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने कहा कि यार देखो किसी भी संस्कृति को हम नवपाषाण संस्कृति मान लेंगे, कब मानेंगे, जब वहां पे कृषि कार्य हो उस लोकेशन पे। जैसे मान लीजिए खुदाई हो रहा है, खुदाई हो रहा था और खुदाई में स्टार्टिंग में जो ऊपर का चरण है साथी, यहाँ पे हम लोगों ने प्राप्त किया कि इस वाले जगह से हमको कृषि का अच्छा खासा साक्ष्य मिला। जैसे हम फिर एक परत खोलते हैं तो हम पाते हैं कि अब जो है औजार वगैरह थोड़ा सा साफ साफ मिल रहे हैं, चीजें मिल रही हैं, धीरे 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 चीजें गायब हो रही हैं। नीचे हम लोग देख रहे हैं कि एकदम से पाषाण मिल रहा है, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि देखो अब यहाँ पे ये नौ पाषाण होगा, ये मध्य पाषाण, ये पूरा पाषाण काल का जगह होगा। तो किसी भी जगह को हम नौ पाषाण तब मानेंगे जब वहां पे कृषि कार्य होगा और वहां पे पशुपालन होगा, पत्थर के औजार का घर्षण और उन पर पालिश किया हुआ होना चाहिए। अभी तक हमने कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की कि पत्थरों पर पालिश किया जाएगा। पालिश मतलब इन्हें समझे पेंट लगा जाएगा, ना ना, उसको रगड़ा जाएगा, घिस घिस करके उसको चिकन और सपाट बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, पालिश का मतलब आप ये मत समझना कि उस पर पेंट लगा जाएगा, नहीं नहीं, पालिश का मतलब हुआ कि उसको रगड़ करके खींच करके उसको चिकना बनाया जाना, ठीक है, ताकि बहुत धारदार बन जाए। फिर मृदभांड बनाने की, यानी ये तीनों काम, चारों काम बहुत अच्छे तरीके से जिस भी लोकेशन पे हो रहा है उस लोकेशन को हम बोलेंगे नवपाषाण काल का लोकेशन है। अच्छी तरह से कृषि हो रहा है, अच्छी तरह से पशुओं को लोग पाल रहे हैं, इनके औजार में बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस हैं, औजार में पॉलिश किए हुए हैं, पॉलिशदार हैं साथ ही, और ये लोग मृदभांड यानी बर्तन भी बना रहे हैं। अब लोग बर्तन भी बनाना जान गए। तो देखा जाए कि आखिर में नवपाषाण काल की विशेषता क्या हो सकती है। तो पहली बात तो लोग अब, अभी तक मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने गुफकराल वगैरह से देखा कि लोग वहां पे रह रहे हैं साथ ही, है ना। तो हम पाएंगे नवपाषाण काल में लोग जीवन बिताने लगे हैं। अब एक जगह टिककर जीवन बिता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कृषि प्रौद्योगिकी का साथ यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में लोगों ने एग्रीकल्चर करने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। जैसे आपने बागौरा में देखा, ठीक है, और आपने बागौरा को अच्छे से देखा कि वहां पर भी हमें पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं साथ ही, ठीक है। लेकिन कृषि प्रौद्योगिकी की अच्छी से शुरुआत वो कहाँ पे हो गई है, नवपाषाण काल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। कृषि पशुपालन तो हुआ ही, इसके साथ साथ हमें, आपने कैसे देखा था कि किस तरह से कई सारे लोकेशन पे आप लोगों ने देखा कि लोगों को शव में दफना रहे हैं और इनके साथ खाद्य पदार्थ रख रहे हैं। तो इसकी शुरुआत तो हो गई थी नवपाषाण आते आते लोगों ने देखा कि मरने के बाद भी जीवन होता है, फिर उसके बाद मृत्यु होती है, फिर आत्मा भटकती है। ये सब चीजें स्टार्ट हो गई नवपाषाण काल में, यानी सामाजिक प्रथाओं और कर्मों का विकास हुआ साथ ही नवपाषाण काल में। अब लोग डरना स्टार्ट कर दिए। अब आप मुझे बताइए, शुरुआत तो भूत का हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो समय आएगा, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, आप सोच के आप देखिए कि अब जब हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता में अगर हम ताबीज कहीं पढ़ लें तो हमें शर्म या डर लगने की बात है क्या? नहीं ना, क्योंकि आप कहोगे सर शुरुआत तो हो चुका है, मरने के बाद जीवन भूत पिशाच वाला कहानी नवपाषाण काल में, तो अगर ताबीज अगर हमें कहीं मिल जाए तो हम इसमें आश्चर्यचकित नहीं होंगे। अगर हमें मंदिर जैसा कुछ मिल जाए, कोई भगवान जैसा कोई वर्ड यहाँ पे अगर इस्तेमाल हो जाए साथ ही, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग अब स्टार्ट कर दिए हैं सोचना कि मरने के बाद भी ऐसा होता है, आत्मा परमात्मा जैसा कुछ पुनर्जन्म ये लोग मान रहे हैं चीजें, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा नवपाषाण काल में होने लगता है। अच्छा, अभी क्या, अभी लोग अब पूरी तरह से मृदभांड बना रहे हैं, तो मृदभांड कला का विकास हो गया। चलिए, कम से कम एक काम तो ढंग का हुआ, अब लोग बर्तन में खाएंगे, है ना। अब इस समय साथ ही अग्नि का विकास, आप जानते हैं कि अग्नि और पहिए ये सब कुछ इसी समय बन रहे हैं, ठीक है। तो अग्नि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अग्नि आ जाने की वजह से लोग अब पका के खाना सीख गए, और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो नर पिचास लग रहे होंगे, आप सोचिए ऐसे कोई जानवर मारे, अब जानवर की तरह पूरा मुंह में खून खून, है ना। लेकिन अब लोग पका के खाना सीख गए, तो इसे थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने में लोग लग रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्व पूरा पाषाण काल में, यानी सॉरी, पाषाण काल जो हमारा, जो पूरा पाषाण काल था, जो मध्य पाषाण काल था, यहाँ पे लोगों के कपड़ों पर तो हमने चर्चा नहीं किया, लेकिन लोग कपड़े नहीं पहनते थे, सभी पेड़ का पत्ता राम रोम लपेट करके किसी तरह से हु करते थे, है ना। लेकिन नवपाषाण काल के लोग वस्त्र का निर्माण करने लगे। ये कितनी रोचक बात है, मतलब कल्पना आप करिए कि ये लोग वस्त्र बनाने लगे। भाई, नवपाषाण काल के लोग कपड़ा बन रहे हैं, बुनकर बन गए हैं। कितनी डेंजर बुद्धि थी उस समय, कितनी भयानक टेक्नोलॉजी हुई। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा समय जब कपड़े बनाए जा रहे हैं, कुछ समय बाद क्या हम इन कपड़ों का साथी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या क्या हम इन कपड़ों को नंगे पुंगों को नहीं बेचेंगे, मेसोपोटामिया को बेचेंगे, मिस्र को बेचेंगे,
लोग नंगे पुंगे हैं, वो लोग कुछ नहीं जान रहे, तो हम लोग इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, साथ ही बेचेंगे, है ना। और हम लोग पाएंगे आगे चल के जो आगे चल के अभी जब हम लोग पढ़ेंगे साथी सिंधु घाटी की सभ्यता, तो हम वहां पे पाएंगे कि किस तरह से साथी हमारे जो लोकेशन है हड़प्पा के जो स्थल जो पाए जाएंगे, ठीक है, या मोहनजोदड़ो से कई सारे कपड़ों के साथ सूती कपड़े कूट कूट के मिलते हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे, बिजनेस भी आगे चल के करेंगे, अभी बहुत दिन नहीं है, बस सिंधु सभ्यता माने दीजिए, एक्सपोर्ट करेंगे। और भी कैसे एक्सपोर्ट करेंगे पता है आपको, हम लोग नाव बनाएंगे, मतलब नाव बनाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाव बनाएंगे साथी, और नाव बनाने के साथ साथ हम लोग अपना पोर्ट बंदरगाह भी बनाएंगे, और वहां से हम लोग पूर्वी देश में व्यापार करेंगे, फारस की खाड़ी से होते हुए मेसोपोटामिया मिस्र तक जाएंगे। मतलब हम लोग आज के खिलाड़ी नहीं, बहुत प्राचीन खिलाड़ी हैं, है ना। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को ऐसा लगता था, अंग्रेजों को नहीं लगता था। भारत में थोड़ा सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग इमोशनली चीजों को सोचने लगते हैं। जैसे अभी चर्चा में था, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की माता जी के ऊपर कुछ टिप्पणियां उठी, तो उसे प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत गलत है। इससे क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि लोग इमोशनली माँ शब्द से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो श्री धर्मेंद्र जी जो कि जिंदा हैं, और हमारे यहाँ के मीडिया ने उनको आज RIP शब्द लिख दिया था। तो श्री धर्मेंद्र जी अपने एक मूवी में कहते हैं कि तुम्हारे पास सोना चांदी गाड़ी है, मेरे पास क्या है, तो बोलते हैं मेरे पास माँ है। तो माँ एक इमोशनल वर्ड है ना। तो भारत के लोगों के अंदर इमोशन है, और ये इमोशन भारतीयों को पीछे रखा हुआ है। ये इमोशन की वजह से ही लोग साथी आजकल जाति धर्म में बंधे हुए हैं। अगर हम इससे उठ करके चीजों को सोचते हैं तो विकसित या विकास के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बहरहाल हमें ये बात जान के खुशी हुई कि नवपाषाण काल के लोग कपड़ा पहन रहे हैं, नंगे पुंगे नहीं है साथी। और अब अग्नि का उपयोग ज्यादा हुआ, जिस कारण से अब हम पके पकाए भोजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जान करके। अब हमें इस बात को भी जानना होगा कि आखिर में नवपाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ से मिलते हैं। वैसे तो इतिहासकारों ने इसे 5-6 पार्ट में डिवाइड किया, कि 6 क्षेत्रों में बांटा इसे, कि 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से ये स्थल देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने कहा कि यार देखो, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, तो उत्तर, आप एक बार लोकेशन देखना मेरे भाई, ये हो गया, ऐसे बना लीजिए। तो आप कहोगे सर ये हो गया पूरब, ठीक है, और ये हो गया, जाहिर सी बात है उसके जस्ट अपोजिट हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया साथी उत्तर, ठीक है, ये हो गया हमारा दक्षिण। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि उत्तर पश्चिम, यानी ये वाला जो लोकेशन है भारत का, ठीक है, ये लोकेशन है साथी उत्तर पश्चिम का लोकेशन। यानी अगर हम अपने प्यारे भारत महान को बनाए कुछ ऐसे करके, ठीक है, मैं इसे रफली बना रहा हूँ साथी, है ना, प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि भारत तो हम लोग के दिल में रहता है कि नहीं है। तो अगर हम प्यारे भारत महान को ऐसे बनाए अपने, ठीक है, तो प्यारे भारत महान में हमारा जो उत्तर पश्चिम का एरिया होगा साथी, ये बहुत खतरनाक क्षेत्र है। इस पर हम लोग मध्यकाल तक बार बार पढ़ेंगे, ये वाला एरिया साथी। तो आप बताइए इस एरिया में कौन कौन क्षेत्र आएगा। आपको सिर्फ वर्तमान समय में देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान का क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस समय तो थोड़ी, बंटवारा तो 1947 में हुआ है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नवपाषाण काल कैसे डेवलपमेंट होता है, हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कौन कौन सी जगह होती है उत्तर पश्चिम में, वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे साथी एक जगह देखने को मिलता है जिसका नाम है मेहरगढ़। लेकिन याद रखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य, कृषि में खासकर गेहूं और जौ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वहीं पर साथी लोकेशन है हमारा मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ बहुत फेमस जगह है, नवपाषाण काल का ही स्थल है, क्योंकि आपने अभी मध्य पाषाण काल में या इससे पहले पूरा पाषाण काल में मेहरगढ़ की चर्चा नहीं की थी। तो यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं साथी, मृदभांड बने मट्टी के बर्तन, यहाँ से पता चलता है कि इसका नवपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का संबंध था। मेहरगढ़ एक ऐसा लोकेशन है जो वहां पे हमारा नवपाषाण काल का तो बर्तन मिलता है, साथ साथ में वहां पे हड़प्पा काल के भी बर्तन मिलते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है मेहरगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, तो जाहिर सी बात है
कि अगर ये नौपाषाण से गया है साथी, नौपाषाण से, तो नौपाषाण के आगे थोड़ा सा ताम्रपाषाण पड़ेगा। हालांकि हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में ताम्रपाषाण पे नहीं जाना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में या कल जब हम सिंधु सभ्यता स्टार्ट करें तो उससे पहले ताम्रपाषाण को पढ़ लें। तो नौपाषाण काल के बाद हमारी संस्कृति ताम्रपाषाण में जाती है, और इस ताम्रपाषाण काल के बाद फिर से साथ ही हम लोग आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। तो ताम्रपाषाण काल में तांबे क्या इस्तेमाल होगा? पहली धातु ही तांब बनेगी साथी। तो इस कारण से मेहरगढ़ में हमें तांबे गलाने का प्रमाण मिलता है कि तांबा को लोग कैसे गलाते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल पुनः औजार बनाने में करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी का कटोरा बोलते हैं, यानी बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का ही एरिया है, अभी तो झगड़ा चल रहा है लोगों में, वहां पे अगर अनाज कहीं होता है तो वह लोकेशन है साथी मेहरगढ़। रोटी का कटोरा करें तो इसका मतलब कृषि के लिए वह क्षेत्र काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहां के लोग कच्ची ईंटों के आयताकार घर बना रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। भारत में अभी लोग, मतलब लोकेशन तो सब भारत का ये समझ लीजिए है ना। अभी मैं आलोचना फिर नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक शब्द चलता है गोदी मीडिया, और एक तरफ एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म के लोग को बनाते हैं, बोलते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अखंड भारत जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, अब नहीं करता है। लेकिन उस समय अखंड भारत में ये सारे लोग शामिल थे साथी, है ना। पर अभी उसका राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल होता है। बहरहाल, तो आप मुझे बताओ कि यार मेहरगढ़ को अगर हम रोटी का कटोरा कह रहे हैं तो इसका मतलब मेहरगढ़ का जो लोकेशन है वो एग्रीकल्चर के लिए काफी फेमस रहा होगा उस समय, आज भी है कि नहीं है। अच्छा, यहां से तो ठीक है, अगर वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर हो रहा है तो रोटी का कटोरा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोग की ज्यादातर, यहाँ की जो जनसंख्या है उनके जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ज्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब मेहरगढ़ ना केवल एग्रीकल्चर के लिए फेमस होगा बल्कि वहां पे पशुपालन के लिए भी वो जगह प्रसिद्ध होगा। यही कारण साथी कि जो मेहरगढ़ है वह पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान माना जाता है। लेकिन समय बीतता गया, हमारे यहाँ वर्तमान समय में नवीन खोज के आधार पर अगर आप देखेंगे तो अगर पहले जब सवाल पूछा जाता था कि पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो हम जवाब देते थे मेहरगढ़, है ना। लेकिन अब जब सवाल पूछा जाता है कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो अब हम बताते हैं साथी लहुरा देव का। लहुरा देव में हमारे यहाँ 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक, यानी आप सोचिए पहले 7000 आएगा फिर उसके बाद 9000 ईसा पूर्व, यानी हम उनसे भी 2000 ईसा पूर्व और पीछे चले गए। मेहरगढ़ में तो 7000 तक का मिलता है, हम लोग 9000 ईसा पूर्व में पहुंच गए साथी, इतनी पीछे चले गए। तो वहां से हमें यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अभी हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो एक लोकेशन हम आपको बताएंगे साथी, रंगपुर जो कि गुजरात में है साथी। यहाँ से हम लोग चावल की भूसी प्राप्त करेंगे, चावल की भूसी प्राप्त करेंगे, अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। इसका मतलब कि हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में जो ये लहुरा देव है साथी, यहाँ से सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है, और वो भी चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। लेकिन इससे पहले कहाँ था? इससे पहले मेहरगढ़ था, याद रखें, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वह है साथी मेहरगढ़ है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में साथी पड़ेगा। और मेहरगढ़ में हम ये नहीं कह सकते कि मेहरगढ़ हमारा मध्य पाषाणिक स्थल है, नहीं, मेहरगढ़ हमारा नौ पाषाणिक स्थल है, और इसके साथ साथ नौ पाषाण काल की भी संस्कृति मिलेगी और सिंधु सभ्यता की भी संस्कृति मिलेगी यहाँ पर, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम उत्तर पे आ जाते हैं। तो उत्तर का क्या मतलब है भाई? उत्तर का मतलब ये है मेरा भारत प्यारा महान, और ये पूरा मेरा प्यारा भारत महान, और इसका सर और इसका जो ये उत्तर वाला पार्ट है साथी, ये वाली बात है। तो उत्तर में वर्तमान में तो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ रहे हैं साथी, है ना। जम्मू कश्मीर और ये पूरा एरिया लद्दाख का हो गया, ये एरिया साथी जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर देखा जाएगा उत्तर में, उत्तर क्षेत्र में भारत के, तो कश्मीर प्रांत के दो क्षेत्र थे, एक जन का नाम है बोरजोहम और एक जन का नाम है साथी गुफकराल।
इन दोनों लोकेशन को याद रखना। ये दोनों लोकेशन कहाँ पे हैं? तो ये दोनों लोकेशन है जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में भी देखा था इनके बारे में, तो हम लोग पाए कि वहां से हमें जो है साथी हस्त कुल्हाड़ी देखने को मिलता है ना। लेकिन हम लोग देखिए बहुत ज्यादा पूरा पाषाण काल के औजार नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश गिर रहा था, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रहा था, है ना। नौपाषाण काल में भी कश्मीर प्रांत काफी फेमस है, लेकिन नौपाषाण कालिक स्थल है बुर्जहोम और गुफकराल है साथी। बुर्जहोम की खोज जान के हैरानी होगी कि 1935 में डी टेरा और पीटरसन नामक दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया साथी। ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो साथी, यहाँ के लोग गर्तावास में रहते थे। क्या मतलब इसका? मतलब जमीन है और जमीन के अंदर गुफा बना के, गर्त बना के लोग रह रहे हैं साथी, ना? ये ऐसा ऊपर में नीचे रहने साथी, तो गर्तावास के साक्ष्य देखने को हमें मिलता है। और देखिएगा बुर्जहोम से ये एक नई टेक्नोलॉजी देखने मिली कि कब्र के जो मालिक हैं साथी, उनके साथ साथ कुत्तों को भी दफना दिया गया कि यही नहीं, ऊपरों जाके मालिक की रक्षा करें। अब देखिए यहाँ से मिट्टी की ईंटों के बड़े घर में रहने का साक्ष्य। ओ माय गॉड, अभी तक तो हम लोग ईटा उठा पढ़े ही नहीं थे, कहाँ से आने लगा। साथ ही आप देखिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है चीजें, अब मिट्टी की ईंट मिलने स्टार्ट हो गए हैं। और ये ईंट हमें बुर्जहोम से मिल रहे हैं, जिसका 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने उत्खनन करा हुआ है। यहाँ के लोग गर्त आवास में रह रहे हैं, मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? तो आप बताओ, बुर्जहोम से। गुफकराल जिसका मतलब होता है सती कुम्हार का गुफा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ के अंतिम चरण में धूसर मृदभांड, ओ माय गॉड, अब तो धूसर मतलब पकाया हुआ मृदभांड इस्तेमाल होने लगता है। गुफकराल में आप देखेंगे तो पकाए हुए मृदभांड, अब लोग अग्नि का मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे साहब। और जब अग्नि का मिसयूज होगा तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज होगा। और इसका परिणाम क्या होगा? आजकल हम लोग देख ही रहे हैं, जितना कोयल जलाया जा रहा है उतना नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं, है ना। गांव का कोई व्यक्ति नहीं रोकता कि मत जलाइए पराली, मत जलाइए पराली, मतलब जो धान का काटने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसको पराली बोलते हैं। पराली मत जलाइए, पराली जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और आगे चल के फिर बरसात नहीं होगी। पर कौन समझाए नालायकों को, है ना। अगर आपके यहाँ जलाया जाएगा तो आप रोकिएगा, शिक्षित व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है। देखिए मेरे भाई, गुफकराल से बड़ी संख्या में हम पाएंगे तो हड्डियों के औजार हमें प्राप्त होते हैं। ये बात जानने वाली है ना। पूर्वी क्षेत्र में जब चले जाएंगे तो बस मेरा प्यारा भारत महान, ऐसे बनाइए टिक 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 और ऐसे आ जाइए पूर्वी क्षेत्र में साथी, है ना। तो पूर्वी क्षेत्र मतलब ये पूरा लोकेशन, है ना। पूर्वी क्षेत्र का मतलब ये मान के चलिए, ये यहाँ से जितना लोकेशन ऊपर आ रहा है ये पूरा लोकेशन, ये उत्तर का एरिया छोड़ दीजिए, ये पूर्वी एरिया है ना। यहाँ पे आपको जो मिलेगा साथी लोकेशन, उनमें देखा जाएगा तो चिरांद, दाऊजली हार्डिंग जो कि असम में है, मतलब लोग असम तक पहुंच गए। उड़ीसा, तारादीप, ये सब देखिए वहां तक घूम रहे हैं लोग, है ना। चलिए चर्चा करते हैं चिरांद को लेकर के। मेरे भाई, चिरांद बिहार के सारण जिले में है। प्रोफेसर बी के सिन्हा के द्वारा 1962-63 में चिरांद का उत्खनन कराया गया था। ये ऐसे ही आपसे पूछेगा, एक तरफ देगा सोचिए कि एक तरफ देगा सोची दो, और इस बार ऑप्शन में आपके सामने नजर आएगा साथी एक नया लोकेशन जिसका नाम है साथी चिरांद। और चिरांद मिलाना होगा, और आप चिरांद मिलाएंगे कहाँ से? तो आप मिलाएंगे साथी चिरांद उत्तर प्रदेश से। नहीं भाई, बिहार से मिलाइएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बड़ी मात्रा में हिरण के सींग से निर्मित उपकरण देखने को मिलते हैं। कहाँ से? चिरांद से, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ के लोग घास भूस के घर में रहते थे। चावल की खेती के प्रमाण भी चिरांद में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा डेवलप एरिया भी नहीं था, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम पश्चिम में आ जाते हैं, तो पश्चिम में देखेंगे तो बागौर, बालाथल, गणेश्वर, ये जैसे लोकेशन हमें देखने को साथ ही मिलते हैं। पर पश्चिम वाला लोकेशन हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथी, ठीक है। दक्षिण का लोकेशन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम दक्षिण की लोकेशन को देखते हैं और यहीं से हम नौपाषाण को भी खत्म करते हैं। क्योंकि लोग क्या क्या कर रहे थे, कैसे रह रहे थे, वो तो हम लोगों ने ऊपर देखा। समाज में क्या क्या चीजें आई वो हम लोगों ने ऊपर देखा। अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए पीसीएस वगैरह की, तो पीसीएस में भी लगभग इतना ही पढ़ाते हैं। लेकिन अब अगर आप उससे आगे जाना चाहते हैं सिविल सर्विस में, तो हम थोड़ा सा और गहराई में
लोकेशन की स्थितियों पर जाते हैं और मैप के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की हमारी जो ये वैकेंसी आती है, इस वैकेंसी में मैपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस किया तो हमने देखा कि मैप में ले जाकर के आपको इस बात को बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत ज्यादा काफी है जितना मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में लोकेशन है साथी, इनमें से कोई एक ऑप्शन में देगा और आपको मिलान करने में मदद करेगा ये। ठीक है, कर्नाटक में कौन कौन सा एरिया है, तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूरू, कोडकल, पिपलीहल, संकनकल्लू, डी नरसिंहपुर, ये सब है आपके कर्नाटक में। फिर यहीं पर दक्षिण भारत में अच्छा ये 9 पाषाणिक स्थल है, पेपर में क्या देगा देखना जरा, पेपर में देगा निम्नलिखित में से कौन सा 9 पाषाणिक स्थल है। ठीक है, और इन्हीं में से 3 का नाम देगा और एक आपका मध्य पाषाणिक दे देगा, आपका वही गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मस्की 9 पाषाणिक है, इसी तरह से ब्रह्मगिरी, हल्लूर, फिर कोडक्कल, पिपलीहल, संगनकल्लू, टी नरसिंहपुर, ये सब कर्नाटक में है और 9 पाषाणिक स्थल है। इसी तरह से तमिलनाडु में आप देखेंगे तो तमिलनाडु में लोकेशन साथी पयमपल्ली, लोकेशन याद रखना, मिलाना पड़ेगा, सही है ना। फिर आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो उतनूर, कोडिकल, नागार्जुन कोंडा, फिर पालावोय, ये कुछ लोकेशन है जो कि 9 पाषाणिक स्थल है और हमसे पूछेगा कौन सा 9 पाषाणिक स्थल है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखेंगे साथी कि दक्षिण भारत के लोग को बहुत ज्यादा कृषि का नॉलेज नहीं होता है, कृषि का इनके पास अल्प ज्ञान होता है। अंतिम चरण में दक्षिण भारत में किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली वो लोग मिलेट उगाते हैं साथी, रागी। वैसे तो लोग जौ उगाते हैं, ठीक है, हर लोकेशन पे जौ और गेहूं उगाए, लेकिन दक्षिण भारत में रागी उगाया गया यानी मिलेट उगाया गया। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि मिलेट को उगाने का काम साथी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण भारत में, उतनूर, कोडिकल, संगनकल्लू। ठीक है, यहाँ से साथी में राख के टीले मिलते हैं। तो एक बार तो सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थल से राख के टीले, राख के अवशेष देखने को मिलते हैं, तो साथी राख के टीले यह उतनूर से, कोडिकल से और संगनकल्लू जो कि कर्नाटक में है, वहां से हमें राख के टीले देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे धीरे धीरे अब फिर से चीजों का साथ ही डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के साथ साथ हम लोग पाएंगे कि आगे थोड़ा सा समय बीतेगा और अब लोग जो है धातुओं का भी प्रयोग करेंगे, जिस कारण से एक नई संस्कृति का उदय होगा साथ ही, जिसका नाम है ताम्र पाषाण संस्कृति। और हम लोग ताम्र पाषाण संस्कृति को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ चलेंगे और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से, है ना, ताम्र पाषाण संस्कृति पढ़ें और इसके साथ साथ में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता के साथ साथ आगे जो हमारा चैप्टर होगा यानी जो हमारा तीसरा क्लास बन जाएगा, चूंकि ये हमारा दूसरा क्लास हो गया, हमारे तीसरे क्लास की बात करें तो इसमें हम लोग साथ ही वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जो वैदिक काल है हम उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे साथ ही। वैदिक काल के बाद हम लोग देखें तो जो हमारा चौथा क्लास होगा वह हम लोग साथी, ये तीसरा हो जाएगा, महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जो 16 महाजनपद हैं। और महाजनपदों के साथ ही हम लोग जो हमारा चौथा क्लास ये बनेगा महाजनपद का, और इसी में साथ ही हम लोग 5वीं क्लास के रूप में ले लेंगे, कुछ महाजनपद में भी चला जाएगा बौद्ध और जैन धर्म, है ना, जैन धर्म, ये हम लोग साथ ही यहाँ पे करेंगे, यानी 5 क्लास में हमें यहाँ तक कवर करना पड़ेगा। और बौद्ध और जैन धर्म को खत्म करने के बाद जो हमारा 6वां चैप्टर होगा साथी, इसमें थोड़ा सा देखेंगे हम लोग 6वीं क्लास में हमारा मौर्य काल खत्म करेंगे, है ना, मौर्य काल खत्म करेंगे। और जो हमारा 7वां क्लास होगा साथी, इसमें हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे, मौर्योत्तर काल को देखेंगे। ठीक है, फिर 8वें क्लास में इसी तरह से हम साथी गुप्त काल को देखेंगे, गुप्त काल को देखेंगे। और 9वां क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग गुप्तोत्तर देखेंगे, गुप्तोत्तर देखेंगे। फिर इसके साथ साथ हम एक 10वां क्लास भी रखेंगे साथी, जिसपे 2 विषय पर चर्चा किया जाएगा। 10वीं क्लास में 2 विषय पर चर्चा होगी। एक में हम लोग देखेंगे साथी स्थापत्य जो है प्राचीन काल के स्थापत्य, और तब तक बहुत दिन हो चुका होगा
जब हम 10वां क्लास ले रहे होंगे तो हम लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे साथी। और स्थापत्य के साथ साथ जो हमारी प्राचीन साहित्य बनेगी, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यानी अगर देखा जाए तो प्राचीन काल के इतिहास में हमें 10 क्लास पूरी तरह से साथी करना पड़ेगा। 10 क्लास में हमारा प्राचीन काल इतिहास खत्म हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा 11वां क्लास होगा, उसमें हम साथी सिंध पर अरबों का आक्रमण, ये वाला चैप्टर करेंगे, और अरबों का आक्रमण। ठीक है, और इसी क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, 11वीं क्लास में ही शुरू हो जाएगा हमारा दिल्ली सल्तनत। कोशिश करेंगे कि 12वां जब हमारा क्लास हो तो इस 12वें क्लास में हम लोग 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास लेकर के पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म कर देते हैं। और जो हमारा 13वां क्लास होगा फिर इसमें हम लोग आगे चल जाएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मुगल काल खत्म कर दें। 14वां चैप्टर जो होगा साथी, ठीक है, 14वां जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 2 चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक तो हम स्थापत्य की बात करेंगे, जो मध्यकाल के स्थापत्य हैं, और जो मध्यकाल के साहित्य हैं साथी, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोशिश है कि 14 क्लास में हम लोग मध्यकाल को भी पूरी तरह से खत्म कर दें। इसके बाद साथी मान के आप चलिए कि कम से कम 10 क्लास के आसपास में, 10 या 12 क्लास मान लीजिए, तो 10 क्लास आप मान के चलिए, तो यानी टोटल 24 क्लास हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके हम साथियों 28 नंबर कर पाएंगे पेपर में। ठीक है, तो हमारे पास 24 दिन का समय है नहीं, इसके साथ साथ हमें एक क्लास और लेनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी चीजें, ज्यादा नहीं, आधे आधे एक एक घंटे अगर हम लोग इंग्लिश भी पढ़ते रहेंगे तो इंग्लिश से हमारी जो इंग्लिश की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो एक सेशन मैं 2 घंटे का तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी क्लास करना होता है साथी, तो मैं एक सेशन आपके लिए इंग्लिश का भी ले रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश का ले रहा हूँ, जो मेनली अगर देखा जाए तो 1 घंटे की मैं कह रहा हूँ, मतलब कह तो रहा हूँ 45 मिनट, लेकिन 1 घंटे प्लस ही हो जाएगा, उससे कम मेरी कोई क्लास बनेगी ही नहीं। तो इंग्लिश भी हम लोग डेली कवर करेंगे, क्योंकि जो ये 24 दिन है, मैं सोच रहा हूँ इस 24 दिन में जब हिस्ट्री खत्म होगी, इसके साथ साथ हम लोग इंग्लिश भी खत्म कर रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर देखा जाएगा तो कोशिश किया जाएगा कि एमसीक्यू की तरह से सॉल्व करा दिया जाए, या पहले चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लिया जाए, जैसा हम उचित समझेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे ही चला जाएगा। यानी दोनों रूप से हम लोग इंग्लिश को खत्म करेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश में भी अच्छा खासा नंबर गेन करना है, इकट्ठा करना साथी, है ना। तो इंग्लिश पर भी हम लोग थोड़ा सा अपना पूरा पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट समय होगा, यानी 24 दिन के बाद जो हमारा समय आएगा साथी, यानी मान के चलिए इस 30 दिन के बाद अगर फॉर्म आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा 30 दिन होगा उसमें हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे, ज्योग्राफी के साथ साथ हम खत्म करेंगे एक और सब्जेक्ट जिसका नाम होगा साथी कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं, और आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मिलते हैं आपसे हम सिंधु घाटी सभ्यता वाले सेशन में।